गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम में कहेंगे खुश आमदीद। और आज इस्लामाबाद की सुबह वैसी नहीं है जैसे कल की सुबह थी। आज रास्ते ठीक थे। ओके हाँ ठीक है। उस पर्सपेक्टिव मैंने सोचना पड़ता है किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं आप। थोड़ा क्लैरिटी से बात, अच्छा क्लैरिटी से बात करना कितना इम्पोर्टेंट है। आज आपके पास है क्लैरिटी? सिचुएशन की क्लैरिटी किसी के पास है, कब क्या हो जाए यू नेवर नो। हाँ हाँ, लेकिन जो ऑलरेडी हमें बात पता हो वो क्लैरिटी के साथ बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज ये मेरे ख्याल है इंट्रो में आज हम यही बात करते हैं, क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिस्कशन में क्लैरिटी कितनी जो बात चल रही है जैसे उसी कॉन्टेक्स्ट में क्लैरिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सो दैट यू नो डबल मीनिंग बात। जैसे कल हमें बहुत देखना डिस्टर्बेंस हुई इस्लामाबाद में, स्पेशली सुबह से लेके दोपहर तक एटलीस्ट, फिर आहिस्ते आहिस्ते सिचुएशन बेहतर होती चली गई। और अभी भी हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है जो स्टेडियम के आसपास से आ रहे होते हैं सभी, उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ज़ाहिर है हम उसको इसलिए बेयर करते हैं क्योंकि हम रिवाइव करते हैं। ये भी बड़ा इशू है कि सोशल मीडिया पे वो क्लैरिटी नहीं दी जा रही होती, बिकॉज लोग कुछ ना पोस्ट कर रहे होते हैं। मतलब कोई ना कोई चीज़, ट्रैफिक यहाँ से बंद है वहाँ से बंद है, फिर अगला शख्स वो पोस्ट कर देगा ग्रुप के अंदर के जो है वो रोड बिल्कुल क्लियर है, फिर लोग निकलना शुरू कर देंगे। तो वो ये वाली जो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, जिसमें आपके पास खुद इन्फॉर्मेशन नहीं होती और आप बस किसी और रास्ते से जाके आप रूट मेंशन ना करें, और ऑब्वियसली आप इस तरह से जब पोस्ट करना शुरू कर दे तो वो दूसरों के लिए परेशानी का बायस होती है। तो ज़रा लोग वही बात कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली चलिए मेरा ख्याल है इसको छोड़ते हैं। और जो कि बात है क्रिकेट की, तो हम क्रिकेट की बात सबसे पहले कर लेते हैं और बात करते हैं जी बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट की। आज तीसरा दिन है बिल्कुल, और बांग्लादेश की टीम की बात करें 27 रन से उन्होंने इनिंग्स आगे बढ़ाई है। पाकिस्तान ने 448 रन पर पहले इनिंग्स डिक्लेयर की थी और पाकिस्तान की तरफ से रिजवान ने 171 रन बनाए थे, नॉट आउट हो रहे थे। साउथ शकील 141 रन की उन्होंने इनिंग खेली थी। और मैच हम ज़ाहिर देख रहे हैं 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें तो टेस्ट करियर की बेहतरीन इनिंग्स है उनकी। बांग्लादेश के खिलाफ 171 रन उन्होंने बनाए हैं, 11 चौके लगाए हैं, 3 छक्के लगाए हैं। तो साउथ शकील को सब कह रहे हैं जी शाबाश साउथ शकील शाबाश, क्या बात है जी, जबरदस्त। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें सबीन, तो मुश्किल सूरत हाल इस वक्त थोड़ी डेवलप जरूर है उनके लिए। अच्छा। इस वक्त लाइव हम आपको मैच के मनाजिर भी दिखा रहे हैं। और साउथ शकील की जब हम बात करें अपने प्लेयर्स की बात, उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया बांग्लादेश को। और अब लेट्स सी बांग्लादेश आज किस तरीके से खेलता है। इट्स जस्ट अ स्टार्ट, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अभी मुश्किल सूरत हाल कहना मेरा ख्याल है कबल वक्त है, अभी लेट्स सी कि आगे किस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं। जिस तरह से उनके भी प्लेयर्स अच्छा भी खेल रहे हैं, और वो जो आपने एक प्रेशर की बात की थी कि वो प्रेशर भी ज़ाहिर साथ होता है, स्पेशली किसी और मुल्क में आप जाकर अगर खेल रहे हैं तो वो प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है डेवलप। तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। अच्छा, इसमें ये बात भी होती है सबीन की ज़ाहिर जब कोई दूसरी टीम आपके मुल्क में आती है, ज़ाहिर यहाँ की कंडीशंस को समझने में थोड़ा वक्त भी लगता है। थोड़ा सा आप माजी का डेटा भी देख रहे होते हैं, माजी के मैचेस को भी देख रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो एथलीट्स होते हैं, जब क्योंकि वो तो उनका तो ये होता है इंटरनेशनल इवेंट्स को खेल रहे होते हैं, मे बी वो यूज्ड टू हो चुके होते हैं ऑलरेडी, और ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है इसको उन पे कोई असर मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंपैक्ट होता है। मुझे लगता है शायद शो ना करते हो, है ना। अच्छा, मौसम के इम्पैक्ट की बात करते हैं, उनका शो हो जाता है। अब पता नहीं वहाँ का मौसम कैसा और यहाँ के मौसम का इम्पैक्ट उन पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज मौसम कैसा रहेगा आपको बताते हैं जनाब। सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद के मौसम की अगर बात करें तो कम से कम 24 ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 27 ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 28 ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा जी पेशावर में कम से कम 27 ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में कम से कम 16 ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है जी आज का मौसम। लाहौर में बादल छाए हुए हैं, बाकी जगह पर फिलहाल सूरज है, लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, अच्छा है। अच्छा मतलब जहाँ पर जाहिर है हम तो ज्ञानी नहीं देख रहे नदी नालों में, ऑब्वियसली उनके लिए एक अच्छा गर्मी के पर्सपेक्टिव अगर बात कीजिए, बट ओवरऑल जाहिर सी बात है सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल है। तो जो प्रिकॉशंस हैं वो आप सबने लेना है। ट्रैवल से इज्तनाब करें, जहाँ पर आपको गैर ज़रूरी कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्दर्न एरियाज पे वीकेंड भी क्योंकि आ रहा है, हाँ वीकेंड के पर्सपेक्टिव से मत प्लान करें। और अगर जा भी रहे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको ठीक है, आपको पता है कि ऐसा रूट क्लियर है, बट फिर भी अपनी गाड़ी और सारी चीज़ें, सारे इंतजामात जो है ना फैमिली के साथ और खुद ट्रैवल करते हुए, वो आप सामने जरूर बिल्कुल रखें। चलो लेकर चलते हैं आपको चीन, और यहाँ पर जदीद रोबोट्स की नुमाइश हुई है और भरपूर तवज्जो इसने समेट ली है। चीन का कैपिटल बीजिंग, यहाँ पर होने वाली नुमाइश, इसके दौरान रोबोट शेफ और रोबोट डॉग, अच्छा और भी बहुत तरह के रोबोट्स थे,
लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। ये देखिए शेफ वैसे बड़ा क्यूट है, एंड दैट्स अ डॉग। और खाना बना भी सकते हैं रोबोट्स, ठीक हो गया, और उसके बाद ये सर्व भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पर जाके। मतलब अब लोग जब रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना ऑर्डर करेंगे, तो वो एक रोबोट से बात करेंगे उनको क्या चाहिए, खाना कैसा लगा, और वो रोबोट आगे से आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। तो ये है जी टेक्नोलॉजी, एक बड़ी पेशरफ जो हम देख रहे हैं। अच्छा वैसे अब तो पता नहीं, ये बातें हमें भी आम लगना शुरू हो गई हैं इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए कि नई नई इजादात हो रही हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मैं ये सोचती हूँ अक्सर औकात कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल के बाद क्या क्या नई इनोवेशन आ जाएगी, और उसके बाद हम किस तरह से इस चीज़ को हम कहेंगे हाँ हम क्या खबर के तौर पे डिस्कस करते थे। दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। आगे ऐसा भी होगा सबीन के ड्राइवर्स भी हों रोबोट्स और वो ड्रिफ्ट भी कर रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज। अच्छा वैसे सही बात है, मतलब आप बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि आप ड्राइवर के साथ भी साथ वाली सीट पे नहीं बैठ सके अगर आप खुद गाड़ी चलाना जानते हैं, तो बिल्कुल ऐसे बड़ी आपको एंजाइटी हो रही होती है। चले मेरे पास एक ड्रिफ्टर से मुतालिक खबर है, रोबोट नहीं एक्चुअल ड्रिफ्टर खातून है। फिर आप सुना सकते हैं। जनूबी अफ्रीका की खातून है और कार ड्रिफ्ट उन्होंने ऐसे किया कि लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया है। खतरों से खेलने वाली कार ड्रिफ्टर, इन्होंने अपनी जो वीडियो है वो शेयर किया सोशल मीडिया पर, और उन्हें गाड़ी में नहायत खतरनाक स्टंट लगाते हुए देखा जा सकता है। और जंकी दिल्ली के नाम से मारूफ कार ड्रिफ्टर हैं। उनकी ये महारत है जिनको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और इसको खेल समझते हुए इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे होते हैं। अच्छा उनका बेटा भी है ना, कभी कभार उनके साथ बैठता है, ठीक है, वो जब ये ड्रिफ्टिंग कर रही होती है तो वो बैठता है, लेकिन ज़ाहिर है वो साथ साथ उनको मशवरा भी ये देता है कि बहुत ध्यान से, एहतियात से। लेकिन अब जब ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर एहतियात क्या, वो तो रिस्की है ऑब्वियसली। मतलब ड्रिफ्टिंग में आप क्या एहतियात कर सकते हैं? ड्रिफ्टिंग सही तरीके से करें, I mean, वो प्रॉपर स्पेस में करें, सीख के करें, किसी ऐसे स्पेस में ना करें जहाँ पर लोग और हों जिसमें मसला हो सकता है। But still there is a risk involved ना। अच्छा लोग इंस्पायर भी हो जाते हैं ना समटाइम, जैसे वीडियोस से हाँ इंस्पायर होते हैं, वो सीख भी रहे होते हैं। वो कर रहे हैं तो हम भी करें। बट एट द सेम टाइम आज जो हमारे पास खबर है वो है जनाब पाकिस्तान के 4 साला सारिम से मुताल्लिक। 4 साला सारिम है और ड्रिफ्टिंग करता है और कमाल ड्रिफ्टिंग करता है। 4 साल का बच्चा 4 साल का बच्चा ड्रिफ्टिंग करता है। अभी हम एक खातून के बारे में बात कर रहे थे, जब वो कर रही है, शी इज एन एडल्ट, और उसके बाद अगर देखा जाए तो हम ये सोच रहे हैं कितना खतरनाक खेला। इस वक्त आप 4 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए 4 साल का बच्चा नहीं, 4 साल का बच्चा बड़ी वाली गाड़ी में थोड़ी ड्रिफ्टिंग करता है। उनकी अपनी गाड़ियां होती हैं ना, छोटी वाली गाड़ियां होती हैं, ज़्यादा रजिस्टर्ड गाड़ियां तो नहीं होती उस पर। तो आप जैसे हम देखते हैं आजकल के बच्चा घर के अगर पास स्पेस है थोड़ी सी ओपन, या पार्क है कोई ऐसी ओपन स्पेस जहाँ वो कर सकता है, लॉन अगर बड़ा है आपके घर में तो कर लेते हैं। मामला ये कि मैं उससे मिलने गया ज़बीर, और मैंने उसके साथ उस जीप की सैर की, मतलब वो जीप थोड़ी सी बेहतर साइज की थी, तो मैं उसमें बैठा, लेकिन उसने क्या किया मेरे साथ, दिखाते हैं आपको। तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक खुला मैदान मिल जाए तो फिर ये किसी के हाथ में नहीं आते, किसी के काबू में नहीं आते, हमारे भी काबू में नहीं आ रहे। हमने बहुत कोशिश की कि हम इनसे थोड़ी सी गपशप लगा सकें, लेकिन देखिए आज मैं एक बहुत मज़े के शूट पे जा रहा हूँ और मैं एंजॉय करके आने वाला। अच्छा ये वजह थी कि आप ऐसे एक सवाल करो, मैं आपसे रोज आपसे सवाल कर करके मेरे दिमाग की दही की हुई होती है। आज मैं आपसे सवाल, आप मेरे दिमाग की लस्सी करेंगे, आपके दिमाग की लस्सी करने की कोशिश करती है। कितना पेट्रोल खाती है छोटी सी गाड़ी, स्पेशली अगर इसको ड्रिफ्टिंग भी कर रहे हो तब? 110 सीसी की गाड़ी कितना पेट्रोल खा लेगी? मुझे क्या पता है कितनी पेट्रोल खा लेगी। 110 सीसी की गाड़ी मैंने देखी पहली मरतबा एक्चुअली, तो मुझे पता नहीं है। जैसे हमारे यहाँ तो 660 की नहीं, जैसे बाइक होता है मिनिमम 125 सीसी का भी होता है, 200-250 मैं गाड़ी की बात कर रही हूँ, 70 सीसी भी होता है, तो मैं गाड़ी की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा पेट्रोल खाती है, थोड़ा सा पेट्रोल खाती है, ये जवाब था इनके पास। ठीक है, मतलब ये चार्ज पे नहीं, जी पेट्रोल पे चलती है। अभी इनको गूगल करने का टाइम नहीं मिला नाज़रीन। लेकिन 110 सीसी की गाड़ी कितना पेट्रोल खा लेगी? सब मेरे पॉइंट से लोग बताया मैं। अच्छा दूसरा आप इस पे राय भी दी अपनी, और ज़ाहिर बहुत से लोग ये राय रखते होंगे कि इट्स डेंजरस, इट्स रिस्की। ज़ाहिर है उनके फादर का शौक था, वो अपने बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं और बहुत सेफ स्पेस में उसको वो ट्रेन करते हैं। वो ऐसे नहीं कि जीटी रोड पे निकल जाए या किसी और मेन शाहरा पर निकल जाए। ये बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों का ख्याल भी रखें और स्पेशली अनअटेंडेंट उनको बिल्कुल मत छोड़ें। वो उनके वालिद साहब हमेशा साथ होते हैं और पार्क में जाकर इस तरह से होता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली बच्चों को इस तरह के खेलों से आपको दायरा, और वो सेफ्टी गियर का बहुत ख्याल रखते हैं। वो लगता है सारे बार बार कह रहे मुझे गर्मी लग रही है, हेलमेट उतार दो, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए उतार दो। वो गर्मी चूंकि बाकी बहुत ज्यादा थी, अदरवाइज वो सेफ्टी गियर का बहुत ख्याल रखता है बच्चा। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, आप जरा बात करते हैं एक
कौमी मसले की, जो कि कौमी मसले से ज़्यादा मैं कहूँगी कि अब इंटरनेशनल मसला बन चुके हैं, क्योंकि हमारे फ्रीलांसर्स जिस तरह से काम कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनली उनको कितने कम्युनिकेशन में मसले आ रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारी वजाहतें आना शुरू हो गई, ऐलानात हुए कि इंटरनेट की रफ्तार दुरुस्त हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सकी। अब भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उस तरह से इंटरनेट हमारा काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुल्क भर में सुस्त इंटरनेट का एतराफ़ करते हुए कहा है कि सबमरीन केबल में खराबी और भारत के साइबर हमले की वजह से इंटरनेट की रफ्तार में कमी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान पीटीए ने अपने जवाब में ये वजूहात जो है, 4 वजूहात का जिक्र किया, जो हमने ऑलरेडी की। सबमरीन केबल की बात की गई है और दूसरी इंटरनेट कंपनी की गलती की मतलब सारी इंटरनेट कंपनी जो है एक साथ गलत होगी। एनी हाउ, भारत की जानिब से साइबर अटैक की बात की गई है। और चौथी चीज़ जो कि हम सबको पता है वो वीपीएन का जो था ना, वीपीएन जो इस्तेमाल, वो जो मामला था कि उसके इस्तेमाल की वजह से जो है जब आप लाइव इंटरनेट की तरफ चले जाते हैं तो जाहिर है उससे जो नॉर्मल इंटरनेट है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। दिस इज व्हाट आईटी मिनिस्टर ने जाहिर है जिस तरह से उसको इलैबोरेट किया। मैंने इसको समझने की कोशिश भी की सभी, स्पेशली इस पॉइंट को। हाँ। तो उसमें ये वाकई बात आई कि अगर वीपीएन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो जाए तो वाकई इंटरनेट पर उसका एक इम्पैक्ट आता है। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि हम इतना ज्यादा आता है, इतना ज्यादा आता है, और फिर जाहिर है अगर उसका इम्पैक्ट आता है तो बाकी 3-4 वजूहात भी तो बताई गई, वो भी इंपॉर्टेंट है कि वाकई वो उसका कितना इम्पैक्ट। लेकिन माय पॉइंट इज लोग वीपीएन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उस पर काम हुआ नहीं हुआ। वजह क्या है? हुकूमत खुद कर रही है, इसका मतलब इसकी जिम्मेदार हुकूमत खुद भी है, क्योंकि आपकी ट्वीट्स भी। और एक बात और भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ये फायरवॉल तो आप लोगों ने खुद ही लफ्ज दे दिया, इट्स नॉट फायरवॉल, तो वेब मैनेजमेंट सिस्टम में पहले से काम कर रहा है। पीटीए की तरफ से ये मौका सामने आया था। बट जो इम्पैक्ट आया है फ्रीलांसर्स पर, इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, जो डॉलर्स पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, उनकी जिंदगी कितनी मुतासिर हुई है और वो क्या कर रहे हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। आईटी एक्सपर्ट हैं तनवीर नांदला, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तनवीर, बहुत सी वजूहात वक्तन फर्स्ट सामने आती रही, जैसा सबीन आपने भी एक्सप्लेन किया कि वीपीएन की बात सबसे पहले की गई, तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्लो हुआ। फिर अभी 3-4 वजूहात और पीटीए की तरफ से बता दी गई हैं कोर्ट में स्पेशली। ज़ाहिर है आप लोग इससे जुड़े हुए हैं और आप लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, थोड़ा सा आप अपनी राय दीजिएगा, आपकी नज़र में व्हाट हैपेंड एक्चुअली। शुएब, इससे पहले तो आपकी ड्रिफ्टिंग देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं पहले ड्रिफ्टिंग करके आऊँ और फिर इस सीरियस टॉपिक पे आके बात करूँ। थैंक यू, आपने इनवाइट किया अपने शो में। पहली बात देख लेते हैं, वीपीएन का इस्तेमाल क्या इंटरनेट को स्लो डाउन कर सकता है? राइट। तो अगर वीपीएन मैं यूज कर रहा हूँ तो वो आपका इंटरनेट स्लो नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, अगर इसको लेट्स सपोज 2 करोड़ 5 करोड़ लोग वीपीएन इस्तेमाल करने लग जाएं तो फिर उससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम समझ सकते हैं, आ सकता है। Okay. लेकिन ये थोड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात है कि चंद लोगों के वीपीएन इस्तेमाल करने की वजह से इतने बड़े मुल्क का इंटरनेट की जो स्पीड है वो डाउन हो गई। अच्छा, चंद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरऑल देखा जाए हर कोई कर रहा है। मतलब आप सियासी शख्सियात को देखें, आप करोड़ों में तो नहीं होंगे ना, फिर भी मतलब एक बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं शुएब, उस हवाले से अगर देखा जाए। जस्ट अ क्वेश्चन, जस्ट अ थॉट। जी, एक्चुअली वीपीएन इस्तेमाल करने की वजह से इंटरनेट का स्लो डाउन होना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे टोटल 15 की कैपेसिटी है, वहाँ पे 12 लोग यूज कर रहे हैं, तो समहाउ हम सोच सकते हैं कि उससे इंटरनेट की स्पीड किसी हद तक मुतासिर हो सकती है। वरना एक कंट्री लेवल पे ये एक नामुमकिन सी बात है कि वीपीएन के इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट डाउन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा बताया गया कि इंडिया की तरफ से साइबर अटैक हुआ और उसमें साथ ये बात मेंशन की गई कि चूंकि 15 अगस्त को उनका यौम आज़ादी था तो उस दिन अटैक हुआ। तो ये मसला 15 अगस्त का तो है ही नहीं, ये मसला तो स्टार्ट होता है जुलाई के एंड से, बल्कि मुहर्रम के बाद, आशूरा के बाद। तो अगर हम फाइवर की देखें, इस बात की तस्दीक फाइवर करता है। उन्होंने 30 जुलाई को एक ईमेल जनरेट की जिसमें उन्होंने ये निशानदेही की कि पाकिस्तान के कुछ लोगों को इंटरनेट की स्पीड का इशू आ रहा है, जिस वजह से हम उनके जो अकाउंट्स हैं उनको पॉज कर रहे हैं ताकि एक्सीडेंटल उनको ऑर्डर्स आए और वो फुलफिल ना कर सकें, जिनसे उनकी रेटिंग का मसला हो, जो काम करवाना चाह रहे हैं उनका हर्ज हो। तो ये 15 अगस्त की तो बात है ही नहीं। तो इसमें ये दूसरा जो पॉइंट है ये भी कोई काबिल अमल नहीं लग रहा। सही है। तीसरा जो की जो खराबी का जिक्र किया गया,
वो एक प्रैक्टिकल बात हो सकती है क्योंकि उसमें इश्यूज आते रहते हैं। लेकिन उसमें भी जब मैंने सर्च करने की कोशिश की कि किसी इंडिपेंडेंट जराए से उसकी तस्दीक हो सके, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई न्यूज़ उसकी तस्दीक कर सके कि इस वजह से इंटरनेट के इश्यूज आए हैं दुनिया के किसी हिस्से में, तो उसको भी मैं पर्सनली तस्दीक नहीं कर सका। लेकिन ये रीज़न बिल्कुल काबिल अमल लगती है कि अगर सबमरीन में इशू आ गया है तो उससे इंटरनेट की स्पीड डाउन हो सकती है। तो पहले डिनाई किया गया कि इंटरनेट की स्पीड स्लो है नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा है। फिर कहा गया कि ये वीपीएन की वजह से, एक्सेसिव वीपीएन के यूज करने की वजह से। अगर वीपीएन के यूज करने की वजह से ये मसला आया भी है तो वीपीएन यूज कर क्यों रही है वहां, उस पर तो बात होनी चाहिए ना। लोग वीपीएन इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि बगैर वीपीएन के इंटरनेट स्लो था बहुत ज्यादा। अब वो वीपीएन की वजह से बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे नेटवर्क की जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं, और उसके नतीजे में उनके अकाउंट भी बंद हुए, उनकी लोकेशन की मिसमैचिंग हुई दुनिया के साथ, तो जिससे फाइबर के अकाउंट बंद हुए। अपवर्क एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके अकाउंट बंद हुए। मेरे एक दोस्त की कार ट्रैकिंग की कंपनी है, उसका डेटा सेंटर लाहौर में है, यहाँ से ऑपरेट होता है, और उसने अभी बहरीन में अपनी सर्विसेज लॉन्च की थी और डेमो सर्विसेज दी थी। अब उसका क्या हर्ज हुआ कि अब कार के अंदर ट्रैकिंग है, आपको पता है कि अगर सिस्टम में कोई खराबी हो तो वो कार को बंद कर देती है, लॉक कर देती है, और उसके बाद वो हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं और वहाँ से। और देखें इसका भी ज़रा एक मैग्नीट्यूड है इस नुकसान का। लेकिन तनवीर, ओवरऑल इस स्लो इंटरनेट से जो हम मुहर्रम की बात से हम जिक्र कर रहे हैं, ओवरऑल जब हम फ्रीलांसर्स की बात करते हैं, जो इंटरनेट से पैसा कमाते हैं उनकी बात करते हैं, नुकसान कितना हुआ है पाकिस्तान को? और स्पेशली ये कि अगर इस तरह की सूरत हाल मजीद कुछ दिन या मजीद कुछ माह जो है बरकरार रही तो कितना नुकसान अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं इस नुकसान को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक तो नुकसान है फ्रीलांसर्स का, जिसको हम सब जिस पे बात कर रहे हैं कि फ्रीलांसर्स का अराउंड $300 मिलियन पाशा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान होता है अगर किसी एक दिन भी इंटरनेट जो है ना वो बंद हो या बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो। अच्छा, दूसरा नुकसान होता है कंपनीज को। देखें, यूएसए में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं, वहाँ उनके हेल्पलाइन सेंटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, वहाँ के जो टेक्नीशियंस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बहुत सारा एक चंक है जो पाकिस्तान से बैठ के काम कर रहा है। अब ये सोचें कि एक पूरी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी में भी वो बिलियनियर कंपनी हो और उनके ऑपरेशंस पाकिस्तान से हो रहे हैं और वो स्टॉप हो जाए, मे बी 1 मिनट के लिए भी स्टॉप हो जाए, चाहे कि हम पूरा दिन जो है ना वो सर्विसेज डाउन हो। अब ये नुकसान जो है ना वो ट्रस्ट डेफिसिट जो क्रिएट हो रहा है ना वो सबसे बड़ा नुकसान है। आप इसको मॉनेटरी $300 मिलियन, $1 बिलियन, इसको इस सेंस में आप मेजर कर ही नहीं सकते। अब एक कंपनी थी, वो पाकिस्तान से सर्विसेज ले रही थी, यहाँ के लोगों को उसने रोजगार दिया हुआ था, $2,000 पर मंथ पे कर रही थी एक बच्चे के लिए। अब उनकी सर्विसेज का हर्ज हुआ तो वो क्या करेंगे? उनके पास ऑप्शन तो देखें, ग्लोबल विलेज है, उनको कोई मजबूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान के बच्चों को ही काम दें। वो इंडिया में शिफ्ट करेंगे, वो फिलीपींस में शिफ्ट करेंगे, वो बांग्लादेश में शिफ्ट करेंगे, वो पूरा अफ्रीका इस वक्त जाहिर सी बात है कोई वेट तो नहीं करेगा। लोगों को तो काम चाहिए, कंपनीज को काम चाहिए। अगर जो काम करके दे रहा है वो चाहे किसी भी मुल्क का शहरी है, वो उसको काम देंगे। कोई अपने बिजनेस को मुतासर नहीं करता किसी एक मुल्क के लिए। तो जाहिर है इस सिचुएशन पर बात होना भी इम्पोर्टेंट है, इस पर काम होना भी इम्पोर्टेंट है। जिम्मेदारी अब मतलब इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि हाँ, सुस्त रवि का शिकार है इंटरनेट। तो जाहिर सी बात है, आप देखते हैं मामलात आगे किस तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी भी बात हो रही थी ना सबीन के नुकसान मईशत को, इसी से मुतालिक हमारी अगली खबर भी है। जब हम पाकिस्तानी मईशत की बात करते हैं, उसमें पेशरफ्त की हम बात करते हैं, तो वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि माइक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम आ रहा है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर से मुतालिक उन्होंने कहा कि अब 2 माह के दरामदाद के दरकार रकम से ज़्यादा हैं। और दूसरी जानिब IMF की बात करें तो पाकिस्तान के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी में ताख़ीर की जो बड़ी वजह है वो दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर ना होना है। पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $5 अरब, चीन के 4 और UAE के $3 अरब डिपॉजिट हैं और हुकूमत तीनों ममालिक के 12 अरब डिपॉजिट रोल ओवर कराने और कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग के लिए कोशिश हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि उम्मीद है कि सितंबर में बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का केस आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और अपडेट भी है कि हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक की करेंसी नोट जारी करने और अरब ममालिक से रकूम भेजने के लिए
बोना रास्त मंसूबे का इफ्तिताह, जिस तरह हमने कल देखा था एक बड़ा इवेंट हुआ था, इसमें इसका इफ्तिताह किया गया है। तो इन सारी जो सिचुएशन है उस पर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी, माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम साहब सबसे पहले तो कमेंट आपका इस पर ज़रूर लेना चाहूँगी कि IMF ने जो पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए अगले माह तक जो है वो दरख्वास्त जो है वो पूरी जो हेयरिंग है उसको मुलतवी कर दिया है। क्या वजूहात आप देख रहे हैं? क्या ये जो वजूहात हमने भी बयान किए, किस तरह आप इस सिचुएशन को देखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, इसमें जो है ये मेरे ख्याल में कोई इतना इशू होना नहीं चाहिए। ये होता है कि जो एक बोर्ड मीटिंग होती है उसमें अगर वो आपका इशू टेकअप नहीं होता तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में हो जाता है। और ये बात सही है कि जो रोल ओवर्स हैं उसमें थोड़ा डिले आया है डेफिनेटली, लेकिन इसमें आप ये देखिए UAE ने $1 बिलियन का ऑलरेडी जो है वो अनाउंस किया है। ऑलरेडी आपको रोल ओवर दे दिया, यानी कि $1 अरब जो UAE के थे उन्होंने कहा था कि अगले साल पे कर दीजिएगा। तो डेफिनेटली ये उसका हिस्सा होता है जब भी आप बड़ा लोन लेने जाते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, ये जो IMF का लोन है ना सिर्फ ये कि 24वां प्रोग्राम है, बल्कि ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा शायद पाकिस्तान का, $7 बिलियन का रफली, और सबसे लंबा प्रोग्राम भी हो सकता है, 3 साढ़े 3 साल का प्रोग्राम हो सकता है। और इसमें रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें IMF जो है अगर एक बोर्ड मीटिंग में नहीं इसको टेकअप करता और सेकंड बोर्ड मीटिंग में टेकअप करता है तो ये इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब आपका स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट जो होता है वो डिले हो जाता है या वो आगे नहीं बढ़ता, वो हो गया आपका, क्योंकि आपने बजट में बहुत सारी ऐसी चीजें की जिससे जो है उनके साथ जो है अलाइनमेंट हुई, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये बोर्ड मीटिंग में एक नहीं है, दूसरी में हो जाता है, उतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन दूसरी बात जो आपने की है वो काफी हद तक थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे में जो सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इसमें करते हैं, जो कि आपने थोड़ा जिक्र तो किया, जब हम दोस्त ममालिक की बात करते हैं और 12 अरब डिपॉजिट रोल ओवर की बात करते हैं, तो ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सिर्फ ये है जिसको ज़रा हमें हल करना है? देखिए, काफी बड़ा फैक्टर होता है ये, क्योंकि $12 अरब की रकम छोटी नहीं है, आपको पता है। और इसमें 3 बड़े आपके पार्टनर्स हैं, सऊदी अरेबिया, चाइना एंड UAE। और देखिए होता क्या है कि प्रोग्राम्स को मतलब कुछ से बताता हूँ, IMF के प्रोग्राम्स अब ऐसे हो रहे हैं जिसमें आपको पहले जो है काम करना है, फिर आपको जो है वो ट्रांच मिलेगी या पैसे मिलेंगे। बहुत पहले क्या होता था, 3-4 प्रोग्राम्स पहले, कि पहले आपको पैसे मिल जाते थे और उसके बाद आप काम करते थे। तो ये क्रेडिबिलिटी हमने ओवर द पीरियड जो है खोई है, जो कि ठीक नहीं हुई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब कि हम अपने पार्टनर कंट्रीज, मैं फ्रेंडली नहीं कहता, पार्टनर कंट्रीज है, क्योंकि फ्रेंडली तो पूरी दुनिया है, हमारे साथ होनी भी चाहिए। तो ये जो पार्टनर कंट्रीज हैं इनके साथ जो है ये सपोर्ट की बहुत क्रिटिकल हो गई है अब, क्योंकि होता ये है कि IMF के पीछे जो कंट्रीज हैं जो इसको IMF को सपोर्ट करते हैं और IMF को फंड करते हैं, उनमें भी ये कंट्रीज हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया भी है, UAE भी है, चाइना भी है। तो इनकी इसलिए गो हेड जरूरी होती है या इनकी सपोर्ट जरूरी है अब कि आपको अगर IMF का प्रोग्राम है, और IMF का प्रोग्राम इसलिए जरूरी है कि दुनिया जो है आपके साथ चलती इसलिए है कि जी IMF के आप उस पे हो, प्रोग्राम में हो और अपने आप को ठीक करें, फिर निकले इससे। तो ये क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ये सपोर्ट। और $12 बिलियन इटसेल्फ एक बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि आपको पूरे साल में अगर फॉरेन जो है बाहर की अगर कर्जों की अदायगियां करनी है वो तकरीबन $26 अरब करनी है। तो आप सोचिए कि $12 अरब कितना बड़ा पोर्शन बनता है। 26 तो डेफिनेटली बहुत होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी अलाइनमेंट इन तीनों कंट्रीज के साथ अभी तक बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, और सपोर्ट अभी तक रही है और आगे भी रहनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि मैक्रो इकोनॉमी पे हम ठीक हुए हैं थोड़े, मैक्रो इकोनॉमी पे, कि आपकी इन्फ्लेशन नीचे आई है, आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं, आपकी जो करेंसी स्टेबलाइज हुई है 1 साल में। और होता यही है कि जब भी इकोनॉमी में बेहतरी आना शुरू होती है तो मैक्रो पहले बेहतर होता है। लेकिन देखिए चैलेंजेस बहुत हैं, टैक्स का बहुत बड़ा चैलेंज है, एनर्जी का बहुत बड़ा चैलेंज है, तो जाहिर है इन चैलेंजेस को ओवरकम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुर्रम साहब, अब कल की अगर बात की जाए, सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में भी प्लास्टिक के लिए जो नए जो करेंसी नोट, प्लास्टिक के जो करेंसी नोट है उनको जारी करने की बात हो रही थी, तो उस पर बहस भी हुई है। आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? ये स्पेशली नॉट जस्ट प्लास्टिक, अदरवाइज भी करेंसी नोट्स का चेंज हो जाना, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये डिजाइन चेंज है। करेंसी नोट्स जो है ये हर 5 साल 8 साल 10 साल बाद स्टेट बैंक करता है। तो आप, मेरा ख्याल में ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको बताऊंगा 6 महीने पहले जो है अनाउंसमेंट हुई थी कि अब जो है दिसंबर तक जो है नए करेंसी नोट्स इशू होंगे, उसमें डिजाइन नया आएगा या उसमें चीजें नहीं होगी। तो मैं ये कहता हूं कि देखें, हमें करेंसी एक्चुअली कम करनी है, हमें उस कैश जो है वो कम करना है, हमें ज्यादा नहीं करना। एक्चुअली ये फैसला होना चाहिए कि आप जो है वो वर्चुअल ज्यादा जाएं, डिजिटल हो ज्यादा। पूरी दुनिया बारकोड और
जो है आपके ये जो स्कैन होती हैं इस पे चलती है, इसके थ्रू आपको पेमेंट्स मिलती है। आप जाए ना, आप यूएई चले जाएं, आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, आप अपनी जीसीसी कंट्रीज चले जाएं, और वेस्ट की तो मैं बात नहीं कर रहा, हर जगह इस वक्त जो है वो वर्चुअल करेंसी या तो है बिल्कुल तो एज सच आपके मुताबिक इतना बड़ा ये मामला नहीं है, ये होता रहता है। ठीक है खुराना साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। आप बहुत डिटेल में हमें इसके बारे में आगाह भी कर रहे थे, और जाहिर सी बात है आसाज में लोगों तक बात पहुंचाना भी जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको एलैबोरेट भी किया हमारे सामने। जो पॉइंट है कि करेंसी नोट का डिज़ाइन तब्दील हो जाना, ये तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया जिस तरह हम देखते हैं कि वर्चुअल करेंसी की तरफ जा रही है, प्लास्टिक मनी की तरफ जा रही है, उस तरफ जाना चाहिए ताकि आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो, क्योंकि पाकिस्तान में इनफॉर्मल इकोनॉमी इतनी ज़्यादा है कि हम उसे डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। अच्छा, अब जो है मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो ये चीज़ है कि लोग अपना ख्याल रखना शुरू हो गए, चाहे वो मर्द हैं ख़वातीन हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि उनकी स्किन जो है वो बहुत हेल्दी लगे। पहले होता था ना कि अच्छा बस अच्छी लगे तो एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स पे हम चले जाते थे कि जी गोरे करने वाली क्रीमें लगानी शुरू कर दी, जो कि जाहिर सी बात है अगर देखा जाए तो उस टाइम पर तो हम कहते थे ओ हो क्या निखार आए, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या पिगमेंटेशन होती थी और किस तरह से आपकी स्किन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते थे, और बहुत सारे और स्किन की बीमारियां जो हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जो एस्थेटिक्स हैं वो किस तरह से कितना अच्छा काम करें, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, स्पेशली लेज़र के रुझान की अगर बात की जाए, उसमें नया लेज़र आ रहा है। एग्जैक्टली, लेकिन अब लोगों को नहीं पता कि कौन सी स्किन पर किस किस्म का लेजर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्या फायदेमंद है, लेजर करवाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और उसके लेजर के बाद पोस्ट ट्रीटमेंट आपको किस तरह से अपनी स्किन की जो है वो केयर करनी चाहिए। आप हमें कॉल भी करें जी, और कॉल करके आपका कोई भी मसला है तो या कोई मसला बिगड़ गया है उस पर राय भी ले सकते हैं। हाँ, और अगर आपके पास कोई मशवरा है या कोई मिथ ऐसी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, सो दैट लोगों को पता चले कि हाँ ये मिथ है और आपने घर में इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना, तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल इशरत अबू ज़र साहिबा ने, एस्थेटिक फिजिशियन एंड सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया बुलाने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तकरीबन 10-12 साल हो गए आपको इस फील्ड में, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब हम देख रहे हैं कि नए नए लेजर्स आ रहे हैं और इसकी एप्लीकेशन होती चली जा रही है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि बाय द टाइम रुझान में कितना इजाफा हुआ है, तेजी से टेक्नोलॉजी में आपने चेंज इनोवेशन आते हुए देखी है। इसमें ऐसा है शुएब और सबीन के हमारी स्किन जो है वो एशियन स्किन, और एशियन में भी वो स्किन वो नहीं जो कोरियन एंड चाइनीज़ एशियन है, हमारी स्किन है इंडियन, पाकिस्तानी, सऊदी अरब, ये वाली स्किन जो है ये इज़ नॉट ईजी टू ट्रीट। ओके, इट्स नॉट ईजी टू ट्रीट, इसीलिए आपने देखा होगा कि और जितने भी लेज़र हैं वो सारे आपके वाइट या कॉकेशियन स्किन के लिए बनाए जाते हैं, सफ़ेद स्किन के लिए बने होते हैं, यूरोप में ज़्यादा बनते हैं या चाइना में बन रहे हैं, लेकिन उनकी स्किन गोरी है, ठीक है, उन्होंने हमारी स्किन पे एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है, और हमारी स्किन, हमारा वेदर, हमारी डाइट, हमारे ओवरऑल स्ट्रेसेस उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। तो हमारी स्किन चूँकि मुख्तलिफ है तो इसके लिए फिर लेज़र मुख्तलिफ आ गए हैं? नो, लेज़र वही है, लेज़र वही है। अच्छा, ये नहीं कि एप्लीकेशन पे भी कोई टेक्निक होगी? एग्जैक्टली। अब ये है कि लेज़र आपको लगता है कि 1-2 सालों में तो आपको लग रहा है हर कोई लेज़र अपनी क्लिनिक पे लेज़र एंड एस्थेटिक फिजिशियन बन गया। सो लेज़र होना एस्थेटिक फिजिशियन नहीं है। ओके। एस्थेटिक फिजिशियन वो है जो इस मशीन के अलावा भी अपने मैनुअली अपनी नॉलेज से काम करे। बिल्कुल ठीक है। ओके, ये एक मशीन है, जैसे एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक एक्सरे मशीन है, इसी तरह एक लेज़र मशीन है। सो नॉट इन एवरी केस हम ये यूज़ करेंगे, और अगर हमें करनी है, स्पेशली क्योंकि हम पाकिस्तान की स्किन से डील कर रहे हैं, लड़के लड़कियों की, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्किन में है तो वो बहुत अच्छी चीज़ के मेलिनोसाइट जो काले सेल्स होते हैं, बाहर की दुनिया में लोग सन बात लेते हैं कि यार हमें वो काले सेल पैदा हो जाए, और यहाँ पे देखें हम और इधर हम सन में डरते हैं कि जी ओहो हम काले ना हो जाएं। डेफिनेटली बिकॉज वो एक पूरी दुनिया में एक मार्केटिंग में वाइट और वाइटनिंग क्रीम एंड वाइट कलर और मेकअप से वाइट करना दिखा दिया गया है, तो वो जहनों में बैठ गया है शायद वाइट कलर ही खूबसूरत है।
बट मेरे ख्याल से कि जो अल्लाह ताला का निज़ाम है जिसमें हम जब पढ़ते हैं स्किन का तो उसमें भी 6 टाइप ऑफ स्किन है मेडिकली जब हम पढ़ते हैं। सही। और जब मैं कुरान में पढ़ रही थी तो हदीस के हिसाब से भी मैं जब देखा तो उसमें 6 किस्म की मिट्टी से इंसान को बनाया गया है। अच्छा। और वो इतना रिलेटेड है कि मिट्टी के कलर हैं, कुछ वाइट मिट्टी है, कुछ ग्रीनिश सी है, कुछ लाल मिट्टी है, कुछ ब्लैकिश सी है। तो इंसान मिट्टी से बना है तो मिट्टी के कलर हैं और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। स्किन का हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, कलर मैटर नहीं करता। आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। बाजू का हमने गोरी स्किन देखी है लेकिन उसके ऊपर हमने छाइयां भी देखी हैं, हमने रिंकल्स भी देखे हैं, पिगमेंटेशन बड़ा भी बड़ा पेल सा कलर, पेल डल वाइट सा कलर। और हमने बहुत सारे ऐसे निग्रोज वो जो बच्चे अफ्रीकन में हैं, क्या अट्रैक्शन उनके अंदर देखी है, शाइनी स्किन, शाइनी, अट्रैक्टिव, ब्राइट। और वो लोग बूढ़े देर से होते हैं, उनकी स्किन पे रिंकल्स देर से आते हैं। सी सो जितनी वाइट और पतली स्किन है वो रिंकलिंग में जल्दी जाएगी। यस, उनमें झाइयाँ कम पड़ेंगी। लेकिन जो थोड़ी वेटिश और डार्क स्किन है उनके अंदर बहुत अच्छी उनकी थिक कोलेजन होता है, उनके अंदर झुर्रियाँ बहुत कम आती हैं। लेकिन उसमें ये कि हीट अगर आ जाए तो ज़रा जल्दी पिगमेंटेशन होने का चांसेस होते हैं। अच्छा। अब जो लेज़र्स हैं, जितने भी लेज़र्स हैं, आप कोई भी नाम ले लें, पाकिस्तान में या बाहर जितने भी लेज़र्स हैं, सब के अंदर से हीट जनरेट होती है। ओके। आप किसी भी चले जाएं, किसी भी अपने ट्रीटमेंट के लिए कि मैंने लेज़र कराना है, पिगमेंटेशन के लिए, लेज़र हेयर रिमूवल के लिए, हाई फू, ये उन सब को जब वो टच करते हैं तो हीट होती है। ओके। तो मुझे बताएं कि हम थोड़ी देर के लिए धूप में जाते हैं, हम कहते हैं हो गया, चूल्हे के पास गए, स्किन में तो आपका पिगमेंटेशन आ गई, थोड़ी सी हीट लगी, बर्न हुआ पिगमेंट। सो लेज़र भी हीट निकाल रहा है ना। सो अब लेज़र की हम नहीं ये कहते कि गलत चीज़ है, बहुत अच्छी एडवांसमेंट है, बट किस स्किन पे लेज़र करना चाहिए, किस स्किन पे लेज़र नहीं करना कुछ पे नहीं भी होता। यस, कुछ पे नहीं भी होता। कौन सी स्किन है कि जिसमें नहीं होता और किसमें जो सपोज मैं अगर अपनी स्किन को देखूं तो मैं लेज़र नहीं करूंगी। क्यों? बिकॉज मेरी स्किन पे लेज़र की हीट से डार्क होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। मेरे पास केसेस आए जिनकी स्किन का कलर मेरे जैसा वीटिश है, थोड़ा डार्क है, तो वो कहीं से करवा के आए लेज़र्स के, हमें पिगमेंटेशन थी, हमने लेज़र कराया। अगर आपके डार्क स्किन टोन है तो आपको लेज़र की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा। और लेज़र जाना भी है किसी की वजह से, सो एक तो डॉक्टर को उसकी स्किन का बहुत अच्छा आइडिया हो। आज होता है कि जी डॉक्टर खुद तो लेज़र करते नहीं, असिस्टेंट को पकड़ा देते हैं और वो एक नंबर पे लगा देता है और सबको वही सब पे। ये बड़ा मसला है। And it is not. जो एक ये बड़ी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि देखिए वो जो प्रैक्टिस है, वो जो एक्सपर्टीज है, वो उस डॉक्टर के पास है, डिग्री लेके। आप मैं देख रही हूँ कि आपकी स्किन कलर डार्क है या मीडियम है, ये जैसा, प्लस स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन पे लेज़र नहीं करना आपको। ओके, डार्क है तो नहीं करना, ड्राई है तो नहीं करना। अच्छा, ये जो ड्राई स्किन वाले अगर लेज़र करते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? उसके साइड इफेक्ट फॉरन पिगमेंटेशन, स्कारिंग और इरिटेशन and double toning and sometime more, बल्कि chances of burn, एक्नी भी होती है इससे। हाँ, अगर इरिटेबल हो गई तो एक्नी और बर्न के बहुत चांसेस है। एज वाइज क्या होता है, कितनी एज से स्टार्ट कर सकते हैं लेज़र और किस एज पे जाके आपको छोड़ देना चाहिए लेज़र? लेज़र तो अगर तो शोएब लेज़र हेयर रिमूवल है, ठीक है, सो इट इज़ अ बिट सेफर है, सेफ, लेकिन वो भी कि डॉक्टर उसकी स्किन देखते हुए करता है, क्योंकि लेज़र हेयर रिमूवल सिर्फ हेयर फॉलिकल के अंदर जाके काम करता है, उसको वीक करता है। उस फॉलिकल की जो रूट होती है उसको स्लो डैमेज करते करते डेड कर देता है, तो हेयर गिर जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने कहा जी मैंने जल्दी कराना है, मेरे आप 4 सेशन में कर दे, तो हीट बढ़ाएंगे। हीट बढ़ाएंगे तो आपके जहाँ जहाँ बाल है उसके साथ नॉर्मल स्किन भी है, वो जल जाएगी, तो वो खराब हो जाएगी, वो खराब होगी, पिगमेंटेशन हो जाएगी, जल जाएगी, ड्राई हो जाएगी। सो इसलिए आपके जो एज है उसमें ये कि लेज़र हेयर रिमूवल हम कहते हैं, बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ या लड़के आते हैं क्या वो टीन एज में कि जी बॉडी बिल्डिंग ये वो, तो उनके लिए लेज़र हेयर रिमूवल आप स्टार्ट करें, बिल्कुल कोई नहीं, लेकिन एक एक्सपर्ट के हाथ में कि जो आपकी स्किन को समझता है, ठीक है, और आपको पहले बताया कि लेज़र के लिए आ रहे हो तो ये मत इस्तेमाल करना, और लेज़र करके जा रहे हो तो यहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स जो फिर इस्तेमाल नहीं करते? केयर क्या होती है, प्री भी और पोस्ट भी? प्री भी और पोस्ट भी। इसमें ये होता है कि जो प्री और पोस्ट केयर में आपकी एक तो स्किन जो है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, लेकिन समबडी यूजुअली ऐसे होता है कि कॉम्बिनेशन स्किन है, कहीं से यहाँ से टी जोन ज़्यादा ऑयली है, बाकी ड्राई हो रहा है, तो ड्राई स्किन ना हो। अगर ड्राई स्किन है तो बहुत मॉइस्चराइज करें, आपने लेज़र पे जाना है, खूब मॉइस्चराइज करें। इसके अलावा अगर आपकी जो लोग बाजार से जाके एकदम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं
तो वो प्रोडक्ट में ग्लाइकोलिक एसिड होता है, रेटिनॉइड होते हैं, जैलिक एसिड्स होता है, छोटे छोटे एसिड्स होते हैं जो वैसे माइल्ड होते हैं, साबुन में डाल दिया उसमें, बट वो लेज़र से पहले आपकी स्किन के अंदर से एक लेयर उतारना शुरू कर देते हैं। सो जितने भी ऐसी प्रोडक्ट है, चाहे क्रीम, लोशन या फेस वॉश, जिसमें ये छोटे लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, वो नहीं यूज़ करना है। स्किन को पहले बहुत मॉइस्चराइज करके रखना है। अगर हो सके तो थोड़ा सा जो कोजिक एसिड है, नाइसिनामाइड है जो स्किन को ब्राइट करता है, विटामिन सी है, वो पहले से लगाना शुरू करें ताकि उसकी हीट से मेलिनोसाइट या काले सेल ज्यादा उभर के बाहर ना। पोस्ट पे भी आएंगे, पोस्ट की जो बात है, कॉलर हमारे साथ मुदस्सिर है जी, रावलपिंडी से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर, क्या पूछना चाहेंगे या कहना चाहेंगे? जी, जब भी आप कॉल करें टेलीविजन का वॉल्यूम आपने लो करना है। पोस्ट केयर में एग्जैक्टली इसी तरह है कि अब हमने लेज़र जो है वो एक हीट है, जब भी हीट जाएगी तो वाटर जो मेरी स्किन के अंदर है वो एवापोरेट होगा। वाटर एवोपरेट हो गया, मॉइस्चर एवोपरेट हो गया तो स्किन ड्राई हो गई, बल्कि एक तरह से डैमेज की तरफ जा रही है। सो हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपने खूब मतलब घंटे घंटे बाद मॉइस्चराइज करें, खूब ज़्यादा चिपचिपाहट वाला मॉइस्चराइज़र, अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र लेके मॉइस्चराइज करें। और उसके अलावा धूप, हीट, इन जगहों पे ना जाएं क्योंकि पहले ही हीट से स्किन की मॉइस्चर और वो निकल गया है वाटर तो और ड्राइनेस होगी, और ड्राइनेस होगी तो पिगमेंटेशन होगी और स्कारिंग होगी। सो बाद में भी हम पेशेंट को मॉइस्चराइजेशन, सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा, धूप का एक्सपोजर कुछ अरसे के लिए नहीं, और कोई किसी किस्म की एसिडिक जिसमें इंग्रेडिएंट हो वो ना यूज़ करें। अच्छा, कुछ एड्स आ रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं, नकल्स पे या कहीं पर भी अगर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा या डार्क हो गया तो वो क्यू स्विच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कर रहे होते हैं कड़क कड़क, और वो वहाँ से आपकी जो स्किन है वो वाइट हो रही होती है। हाँ। कड़क कड़क। हाँ, ये वाकई नहीं, कड़क कड़क तो सारी लेजर की आवाजें कुछ कड़क कड़क ही होती है, ऐसे टक 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 टक, ठीक है। सो उसमें ये है कि यस, आई मस्ट से कि एनडीआर क्यू स्विच लेजर की लॉन्ग पल्स होती है, इट इज सेफर एज कंपेयर टू अदर लेजर्स, राइट, ठीक है। बट अगेन कि उसको यूज कैसे करना है, डॉक्टर डिसाइड करेगा। टेक्निक और एक्सपर्टीज बहुत मैटर करती है। इस टॉपिक पे तो मेरे ख्याल जितनी बात की जाती है, वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर था, बहुत अच्छे से आपने इलैबोरेट भी कर दिया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपकी हम पाकिस्तान के ताइक्वांडो चैंपियन से। आलमी सतह पर ज़बरदस्त कामयाबी उन्होंने समेटी है, मुल्क का नाम उन्होंने रोशन किया है। और मैं जिस कंपटीशन की बात करूँ वो है द 7th हीरोज़ ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप, बैंकॉक में ये हुई है। और अच्छा बड़े तेज़ रफ्तारी से वार करने वाले जो चैंपियन बनते हैं ना, हम उनकी आज बात करेंगे। बड़े क्विक वार हो रहे होते हैं, अब कम उम्र चैंपियन की बात। अच्छा, वैसे तो जाहिर है अब अगर देखा जाए तो बैंकॉक की जो आप बात करें, आमिर खान, बिल्कुल उनकी भी हम बात करें, लेकिन स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मरियम नूर। अच्छा, इतनी छोटी सी है, प्यारी सी माशाल्लाह से, लेकिन एट द सेम टाइम जब परफॉर्म करती है तो उसके बाद अगले को ना सांस लेने का मौका नहीं देती है। तो मरियम साथ मौजूद है। मरियम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और मरियम के कोच आसिफ खान वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, हाउ आर यू? ग्रेट। कैसा रहा कंपटीशन? अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि काफ़ी बड़ा कंपटीशन था जिसमें 30 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। उन 30 कंट्रीज़ के ऑलमोस्ट 3100 प्लेयर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें मरियम ने अपनी कैटेगरीज़ में गोल्ड मेडल विन करके अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया। व्हाट वाज द कैटेगरी मरियम? Category was good and I participate will again. ग्रेट, आप दोबारा पार्टिसिपेट करेंगी। अच्छा, वैसे कितना टफ कंपटीशन लगा? बहुत अच्छा, बहुत टफ था। अच्छा, कहीं पर लगा कि कहाँ आ गई हूँ, अब शायद मुझसे परफॉर्म नहीं होगा? किसी पॉइंट पे ऐसा लगा था? नहीं लगा था। इंटरेस्ट कैसे मरियम डेवलप हुआ कि मैंने ये करना है? इंटरेस्ट अब ये भी नहीं कह सकते ना बचपन से शौक था, बचपन ही चल रहा है अभी। मैं स्कूल में भी स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने क्लब में भी ज्वाइन किया ताइक्वांडो। कितने अरसे से ताइक्वांडो कर रही हैं? 1 year। 1 year। किस क्लास में आप? 3। तो कितने घंटे दिन में, कितना वक्त आप इसकी प्रैक्टिस में लगाती हैं? 4 hours। 4 hours? सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं है? 4 घंटे थक नहीं जाती? बिल्कुल, नॉर्मल रूटीन में तो हमारी जो डेली ट्रेनिंग होती है वो ऑलमोस्ट 2 hours की होती है। अच्छा। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक कंपटीशन होता है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमें एक्स्ट्रा कैंप लगाने पड़ते हैं, तो उसके लिए जो हमारा मिनिमम टाइम है वो 4 hours का है। सर, स्कूल के बाद बच्चे के पास 4 घंटे बचते हैं? हमें से वाकई में बस उनके पेरेंट्स की बिल्कुल रूटीन बता दें कि स्कूल से आ गई तुम 1:30-2 बजे, ऐसा ही है? उसके बाद
उसके बाद मैं कारी साहब से पढ़ती हूँ। ठीक है। कारी साहब से पढ़ के फिर मैं कपड़े चेंज करती हूँ, कपड़े चेंज करने के बाद क्लब आती हूँ 4 घंटे के लिए, फिर वापस आके होमवर्क। और फिर थकती नहीं हो? मतलब बच्चे कहते हैं ना हमें रेस्ट चाहिए, हमें कुछ और खेलने का, उसका खेल यही है। मतलब इससे भी इनकी थकन खत्म हो जाती है। पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं? कैसे वो कहते हैं कि मैंने आपको हमने जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर चैंपियन बनाना है? मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और मेरे सर की पूरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। अंडर 6 कैटेगरी थी ये जिसमें आप गई, किस को आपने हराया, किस मुल्क से आए एथलीट्स को आपने हराया? मैंने एक जापान को हराया था। ओके। और मलेशिया को, फिलीपींस को भी। फाइनल किससे हुआ था? थाईलैंड। उन्हीं की कंट्री में उन्हीं को हरा दिया आपने। अच्छा, आपको क्या लगा कि कहाँ उन्होंने गलती की जिसकी वजह से वो हार गए? बीच में उन्होंने गलती की। क्या गलती की? मुझे बार हक कर रहे थे, मैंने पुश किया था, फिर मैंने उनको किक की थी। अच्छा, आपने वैसे ताइक्वांडो क्यों सीखी आपने? ताकि मेरी हेल्थ अच्छी सी हो। कितने बहन भाई हैं आप? एक ही हैं? और जिसमें आप माय वन ब्रदर एंड मी। अच्छा, वन ब्रदर। भाई छोटे हैं बड़े हैं? छोटा है। वो भी जाएगा ताइक्वांडो में, फिर उसको भी लेकर जा रहे हैं। अच्छा, आसिफ थोड़ा सा आप बताएं कि पाकिस्तान से कितने और एथलीट्स, जैसे हम डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें, ओवरऑल कैसा हमारा वहाँ पे इंप्रेशन पड़ा है ताइक्वांडो में? एक्चुअली अगर बात की जाए पाकिस्तान की ताइक्वांडो के हवाले से, तो पाकिस्तान ताइक्वांडो में मेडल्स की एक फहरिस्त है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। वैसे तो इन गेम्स को माइनर गेम्स कहते हैं और मेजर गेम्स को बिल्कुल प्रमोट किया जाता है, लेकिन मेजर गेम्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन माइनर गेम्स जो हैं उसमें काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स हैं पाकिस्तान की। हमने एग्जांपल्स भी देखी हैं। हम अब तो मेजर गेम बन गई है अर्शद की, अगर हम बात करें जेवलिन, जो कि बच्चों को भी नहीं पता था जेवलिन थ्रो क्या है, लेकिन अब एवरीबडी नोज, हर कोई जो है वो जेवलिन की बात कर रहा है। पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान के बाद ताइक्वांडो में वर्ल्ड नंबर 5 पे भी हैं हमारे शाहजेब खान, हमारे नेशनल हीरो में, ताइक्वांडो के चैंपियन हैं, हारून खान और बहुत से नाम हैं। हाँ। तो उसी तरह अगर छोटी एजेस में बात की जाए तो हमारे पास अभी मरियम नूर है। अच्छा। और इनके पास अभी ये एजाज़ हासिल हो गया इनको कि ये यंगेस्ट फीमेल एथलीट टू वन गोल्ड मेडल फॉर हर कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान की कम उम्र तरीन गोल्ड मेडलिस्ट ताइक्वांडो में। यस, इससे पहले ये एजाज़ भी हमारे KPK से ये एक बच्ची थी, उसके पास था। उन्होंने 8 ईयर की एज में उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था इंटरनेशनल। इन्होंने वो ब्रेक कर दिया, इन्होंने वो रिकॉर्ड ब्रेक करके 6 ईयर की एज में उन्होंने अब ये रिकॉर्ड इनके नाम हो गया। अच्छा मरियम, ये मेडल जो है इस वक्त जो आपने पहना हुआ है, कैसा लगता है इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा, मतलब आप पाकिस्तान का नाम रोशन हो ऑब्वियसली, हाउ डू यू फील, कैसा लगता है? आई एम फीलिंग सो गुड, feeling so proud, great, thank you so much मानू, थैंक यू आसिफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑल द बेस्ट। स्कूल के साथ साथ ताइक्वांडो में भी अच्छा करना है, ग्रेट, कर रही हैं ऑलरेडी माशाल्लाह। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और एक और मौजू की तरफ जाएंगे। जिन्ना अस्पताल कराची की बात करते हैं और थैलेसीमिया के मरीजों के इलाज के लिए पेशेंट्स एड फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम जो फंड रेजिंग की रैली है उसकी बात करते हैं। साइकिल रैली जो है वो 25 अगस्त को निकाली जाएगी और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से जो शुरका हैं वो साइकिल पर जिन्ना अस्पताल पहुँचेंगे। अच्छा, इस रैली का मकसद क्या है, इससे अवेयरनेस में कितना फ़ायदा होगा, और जब हम जिन्ना अस्पताल की बात करें पर ऑलरेडी अगर देखा जाए थैलेसीमिया मरीजों के इलाज के लिए बहुत सारी सहूलियात मौजूद भी होती हैं, लेकिन आज उन सहूलियात के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज उनको किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती हैं और फिर लोग किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट। एब्सोल्युटली, हमें ज्वाइन किया हेड ऑफ ऑपरेशंस पेशेंट्स एड JPMC डॉक्टर तारिक महमूद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं यही सवाल करूंगा, जो रैली की हम बात है, ये क्या सोचा कि अच्छा ये रैली निकालनी है और इस तरह से निकालनी है कि इसका एक इम्पैक्ट क्रिएट हो, ज़रा जब हम बात थैलेसीमिया के पेशेंट्स की कर रहे हैं, उनको सपोर्ट फराहम करने से मुताल्लिक कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। पेशेंट्स एड फाउंडेशन एक इदारा है जो JPMC में पिछले 30 साल से काम कर रहा है और पेशेंट्स एड फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मदद के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, नए डिपार्टमेंट्स हम डेवलप कर रहे हैं, नई फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। थैलेसीमिया की फैसिलिटी अनफॉर्चुनेटली JPMC में मौजूद नहीं थी। यहाँ बहुत बड़ा ब्लड बैंक था लेकिन थैलेसीमिया की डेडिकेटेड फैसिलिटी नहीं थी। तो इस साल हमने थैलेसीमिया का एक यूनिट क्रिएट किया है और इंशाल्लाह अब हमने उसके अंदर पेशेंट्स को लेना शुरू कर दिया, बुक करना शुरू कर दिया। अराउंड 15 पेशेंट्स आर ऑलरेडी बुक्ड। ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के अंदर बढ़ जाएंगे। थैलेसीमिया का चूंकि आप सब जानते हैं हर साल तकरीबन पाकिस्तान में 5000 के करीब नए थैलेसीमिया के पेशेंट आते हैं
कोई 7% ऑफ द पॉपुलेशन जो है ओवरऑल थैलेसीमिया से सफर कर रही होती है। तो हमारा ये था कि अब चूंकि जेपीएमसी में फैसिलिटी क्रिएट की है तो इसके लिए एक डेडिकेटेड अवेयरनेस हो जाए। तो कराची के बहुत से जो साइकिलिस्ट के ग्रुप हैं ये पहले भी पेशेंट्स एड फाउंडेशन के लिए कोई एक इवेंट करते रहते हैं। तो इस दफा हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी और अपनी जो हमारी जो इस दफा साइकिलिस्ट की जो इवेंट है उसको हमने डेडिकेट कर दिया टू दी थैलेसीमिया, और इसकी जो भी फंड रेजिंग होगी वो थैलेसीमिया के डिपार्टमेंट उनके पेशेंट के लिए यूज होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा रैली से मुतालिक मजीद डिटेल्स भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में अवेयरनेस हो और वो कंट्रीब्यूट भी कर सकें। 25 अगस्त को ये है, आप टाइम भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कब से कब तक है, एंड एट द सेम टाइम लोकेशन भी थोड़ी स्पेसिफिक कर दीजिएगा। देखें, ये बेसिकली डेलावाला से और नर्सरी से दो जगह से ये वॉक आएगी और जेपीएमसी के अंदर साइबर नाइट में सब लोग सुबह ज्वाइन करेंगे इस जगह के ऊपर। तो मैं आपको अपना नंबर शेयर कर देता हूँ 0300-823-9781। इसमें जो भी कोई ज्वाइन करना चाहे मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर दे, वील फर्दर गाइड देम ताकि कोई भी जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है वो कंट्रीब्यूट कर सके। अदरवाइज पेशेंट्स एड फाउंडेशन जैसे मैंने पहले बताया, अभी 2 दिन पहले आपने 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा हमारी न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री की इनॉग्रेशन हुई, साइबर नाइफ की जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यूनिट दिया उसकी इनॉग्रेशन हुई। तो अब पेशेंट्स एड फाउंडेशन जिना के अंदर ऑलमोस्ट 1100 नए बेड्स हमने पिछले 11 साल में, जिना का था 2200 बेड का, और इन सब के अंदर जो भी फैसिलिटी पेशेंट एड फाउंडेशन क्रिएट करती है एब्सोल्युटली फ्री है, किसी किस्म का कोई मरीज से नहीं किया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मुल्कों से और पाकिस्तान के 167 शहरों से लोग हमारे पास अभी तक 2012 से लेके अभी तक इलाज कराने आ चुके हैं। तो आप जितने भी मुखैर फाउंडेशन उनसे हमारी रिक्वेस्ट, जेपीएमसी में ज़ाहिर हम देखने काम कर रहे हैं। मैं इस पर आता भी हूं सर, कंट्रीब्यूशन के कहां और किस किस तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि आपने साइबर नाइफ का भी जिक्र किया, अब हम थैलेसीमिया की बात भी कर रहे हैं कि जिसमें पहले ज़ाहिर हम थोड़ा सा पीछे थे लेकिन अभी सपोर्ट सिस्टम को बेहतर कर दिया। अदरवाइज जिना अस्पताल ज़रा एक बड़ा अस्पताल है कराची का, उसमें पेशेंट्स एड फाउंडेशन किन किन और शोबों में काम कर रहे हैं? तो जना मैंने जैसे बताया 1100 बेड का था, अभी 2208 का है। तो जना में 550 बेड का सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बनाया है। जना के अंदर अभी 120 बेड का मेंटल हेल्थ के लिए न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री का डिपार्टमेंट बनाया है। 110 बेड का न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक का यूनिट बनाया है। इससे पहले पल्मोनोलॉजी का यूनिट, ऑन्कोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। तो जना के अंदर तकरीबन 32 डिपार्टमेंट में पेशेंट एड फाउंडेशन हेल्प और असिस्ट करता है जेपीएमसी को, ताकि किसी जगह पे देखें अगर बिल्डिंग नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं। इस वक्त हमारा 532 बेड्स का 12 मंजिला एक सरदार यासीन मलिक मेडिकल टावर बन रहा है। इसी तरह एक 7 स्टोरी एम्प्लॉइज विंग बन रहा है, राबिया रशीद सूरती बिल्डिंग। तो जना में 1100 बेड हम बना चुके हैं और ये अब तकरीबन 600-650 बेड जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंशाल्लाह 2025 के एंड तक ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट को जेपीएमसी के अंदर इन एडिशन टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध पेशेंट एड फाउंडेशन असिस्ट करता है ताकि जो फैसिलिटीज हैं उनको बेहतर किया जाए और जो फैसिलिटीज नहीं है उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। जबरदस्त। अब सर जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग कंट्रीब्यूट करें, लोगों को पता चले कि किस तरह से पेशेंट एड फाउंडेशन जिस तरह सपोर्ट कर रहा है उसको किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म्स बताइएगा, तरीकाकार बताइएगा कि लोग कैसे कंट्रीब्यूट करें। देखिए, बस सिर्फ पेशेंट्स एड फाउंडेशन आप गूगल पे लिखेंगे ना तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी और उस वेबसाइट के ऊपर हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, अचीवमेंट्स हैं, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, सब अवेलेबल है। तो सिर्फ पेशेंट्स है और उसके अंदर जो डोनेशन देना चाहता है, आप वो कहे कि जी मुझे कैंसर के मरीज के लिए डोनेशन देनी है या इमरजेंसी मरीज के लिए देनी है या गायनी के लिए देनी है या मुझे न्यूरो सर्जरी के लिए देनी है, न्यूरो ट्रॉमा के लिए देनी है, सब ऑप्शन मौजूद है। तो वो उसकी डोनर की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, जिस जगह पे कंट्रीब्यूट करना चाहे। हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट एड फाउंडेशन इज ऑडिटेड बाय PwC फर्गूसन जो कि बिग 4 है। उसके अलावा जो लोग हमें ज़कात देते हैं, हम अपनी ज़कात का शरई ऑडिट भी कराते हैं इन एडिशन टू फर्गूसन जो कि दारुल उलूम कुरंगी के एक मुफ्ती साहब करते हैं। तो दैट इज द ट्रांसपेरेंसी। और बाकी सिर्फ पेशेंट एड फाउंडेशन गूगल के ऊपर लिखे, पेशेंट एड फाउंडेशन खुल जाते हैं, सब ऑप्शंस खुल जाती हैं, सब अकाउंट नंबर अवेलेबल है। बिल्कुल, उसके साथ साथ इस वक्त हमारी स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं, डिटेल्स हमने डिस्प्ले की हुई हैं, आप यहाँ से भी डिटेल्स ले सकते हैं वेबसाइट पे जाने के लिए भी, और उसके साथ अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी जिसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पेशेंट्स एड फाउंडेशन में।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी प्लीज तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इस प्रोग्राम में लिया। देखिए, मैं जेपीएमसी का जो जैसे ये जो साइबर नाइफ वाला डिपार्टमेंट है, पूरी दुनिया में सिर्फ 9 और ऐसे सेंटर हैं जहाँ एक जगह पे 2 साइबर और 2 ट्रॉमा है। हम 10वां सेंटर हैं, लेकिन और वाहिद सेंटर है जहाँ फी सबिलिल्लाह होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एज अ पेशेंट एड फाउंडेशन बहुत नालायक हैं कि हम लोगों को अभी तक अपना तारुफ करा नहीं सके। लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान में कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं है जो 1100 बेड बना के फ्री सर्विसेज दे रहा हो, एब्सोल्यूट फ्री सर्विसेज दे रहा हो। ये हमारी कोशिश है जी कि लोगों को मालूम हो जो 1100 बेड। और ये जब हम बात करते हैं कि ये मैसेज जा रहा है। नहीं, बहुत शुक्रिया सर आपका। आप इसको ज़रा इसको डिस्कस भी कर रहे थे, शेयर भी कर रहे थे। वाकई आपने दुरुस्त कहा कि अभी भी जब हम देख रहे हैं कि बहुत से पेशेंट्स आ तो रहे हैं, मुस्तफ़ीद भी रहे हैं, बट स्टिल बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता। जब आज भी हम सेहत की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई शख्स अपना जो भी जमा पूंजी है वो बिल्कुल लगा बैठता है एक इलाज में, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम थोड़ा सा आसपास देखें तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा जिना अस्पताल को। और स्पेशली जब हम साइबर नाइफ की बात करते हैं जो कि कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, स्पेशली जब हम देखते हैं कि उसमें कैटेगरीज भी होती हैं, उसमें देखा जाता है कि अच्छा कौन सा इलाज हो सकता है, ब्रेन का है, स्पाइनल कॉर्ड का है या प्रोस्टेट कैंसर, उसका इलाज किया जाता है। और अभी हम थैलासीमिया की बात करें तो उसमें भी ज़रा हम देखते हैं कि बहुत से मसाइल थैलासीमिया के पेशेंट्स को होते हैं, लेकिन दे आर डूइंग वंडरफुल और ज़रा और बेहतर करने की इसमें ज़रूरत भी और गुंजाइश भी होती है। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब ज़रा बात करते हैं रहीम यार खान में जो सानहा पेश आया है कच्चे के इलाके में डाकुओं के हमले में। अगर बात की जाए तो 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं और 8 ज़ख्मी हो गए। और पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके माचका की बात हम करेंगे, वहाँ पर पुलिस की 2 गाड़ियाँ कीचड़ में फंस गईं और जब वो कीचड़ में फंसी तो वहीं पर डाकुओं ने उसका घेराव कर दिया और भारी हथियारों के साथ वहाँ पर उन गाड़ियों पर हमला कर दिया। रॉकेट लॉन्च किए गए और उसके साथ ग्रेनेड भी फेंके गए हैं। अच्छा, अब इस हवाले से ज़ाहिर काफ़ी सारे बयानात भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने रहीम यार खान हमले की मजम्मत की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने रहीम यार खान में पुलिस एहलकारों पर हमले की शदीद मजम्मत की और कहा है कि हमला करने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और इससे मुताल्लिक़ आज सुबह से खबरें आना शुरू भी हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत डाकुओं का खात्मा करेगी। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध ज़्यादा पुरअमन है। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल जनवरी के बाद बहुत बेहतर है। सिंध में डाकुओं के हमले के खदशे के पेश नज़र वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG सिंध को हिदायत जारी कर दी है कि इक़दामात लिए जाएं। सानिया रहीम यार खान के बाद सिंध पुलिस को अलर्ट रहने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने। सादिया साहबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सादिया साहबा, ये जो सिक्योरिटी सूरत हाल हमारे सामने है, सानिया के बाद भी वज़ीर दाखिला साहब ने जो सिंध में सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है, इस अलर्ट के हवाले से क्या इक़दामात अभी किए जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। एक तो पहले मैं इस वाक़े के की मज़म्मत करना चाहूँगी आपके चैनल के तवज्जुह से, और जो शोहदा हैं उनके ख़ानदानों से ताज़ियत, और जो ज़ख्मी हैं वो उनके लिए बेहतर इलाज मौलजे की पंजाब गवर्नमेंट यकीनन कोशिश कर रही है, लेकिन अगर कोई ज़रूरत पेश आई तो सिंध गवर्नमेंट अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ के दरवाजे खुले हुए हैं, उनको हम भी मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जितना भी इन शोहदा को, इन ज़ख्मी होने वालों को खिराज तहसीन पेश किया जाए, चाहे वो पाकिस्तान की अफवाज हो या ये पुलिस फोर्स हो, ये बहादुरी से ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो इस मुल्क के ख़िलाफ़, जिनका ना कोई मज़हब होता है, ना कोई दीन होता है, ना कोई सरहद होती है, ना कोई कास्ट होती है, इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपको याद होगा कि जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने एज प्रेसिडेंट टेक ओवर किया तो उन्होंने सिंध में 2 इजलास किए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और डाकुओं के, स्पेशली कच्चे के डाकुओं के लिए, एक कराची में और एक सखर में उन्होंने किया था। क्योंकि ये जो देखें, ये जो डाकू हैं, इनके, मैंने जैसे आपको कहा कि इनका कोई बॉर्डर नहीं है। पंजाब में कार्रवाई करते हैं, सिंध भाग के आ जाते हैं, सिंध में कार्रवाई करते हैं, बलूचिस्तान भाग जाते हैं। तो एक तो हम सबको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करनी है। बिल्कुल सही, वो इम्पोर्टेंट है। सादिया साहब, अभी इस वक्त क्या इकदामात किए जा रहे हैं, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। दाखिला की हिदायत के बाद देखें, वजीर दाखिला ने बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने भी IG साहब से बात की है, लेकिन रात को ही होम मिनिस्टर सिंध
ज़ियाल अंजार साहब ने बॉर्डर्स पे जैसे ही यह वाकया रिपोर्ट हुआ है उसके बाद उन्होंने हाई अलर्ट कर दिया। देखिए ये ऑपरेशन कंटिन्यू ऑपरेशंस हैं, ये एक दिन में तो कोई भी हुकूमत नहीं। बिल्कुल ऐसे है, ज़रा ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, लेकिन चूंकि सादा साहब आपने इससे पहले खुद कच्चे के डाकुओं का जिक्र भी कर दिया और उस इलाके की बात भी कर दी, और चूंकि मीटिंग्स हुई हैं, डिस्कशन से पहले हो चुकी हैं। अब जो वज़ीर आला सिंध साहब ने कहा था कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, तो ये कच्चे के इलाके की सूरत हाल अगर बता दें आप मुझे, जो नो गो एरियाज थे, क्या वो क्लियर हो चुके हैं? नहीं, देखिए वो बिल्कुल क्लियर नहीं हुए, लेकिन बेहतरी आई है। अच्छा। जो बहुत सारे जिन पे हेड मनी थे वो मारे गए हैं, जो बड़े बड़े नाम थे इनके जो सरगना थे वो मारे गए हैं। और देखें वही वाली बात कि एक दिन में बेहतरी नहीं आएगी, ना पंजाब गवर्नमेंट अकेले कुछ कर सकती, ना सिंध गवर्नमेंट अकेले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिलकर करना है, मिलकर करना है, कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर हम नहीं डालेंगे तो देखें ये तो कम्यूट करते हैं, कभी ये बलूचिस्तान भाग जाते हैं, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने बयान दिया है बिल्कुल उनकी बात सही है, बेहतरी आ रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि टोटली कंट्रोल कर लिया गया, नहीं तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ बेहतरी आ रही है, लेकिन पहले से बेहतरी आई है और इंशाल्लाह मजीद बेहतरी आएगी। और वेरी ट्रू जी कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करनी है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, चूँकि हम जब बात करें हमें अपने अपने बॉर्डर से बाहर का सोचना होगा, चूँकि जब हम नो गो एरियाज़ की बात करते हैं, कच्चे के इलाके का जिक्र करते हैं, माचका की बहुत सारे इलाकों की बात करते हैं, तो ये जैसे सादा साहब ने कहा कि कार्रवाई पंजाब में करेंगे, सिंध चले जाएंगे, सिंध में करेंगे, बलूचिस्तान चले जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो, बिल्कुल इस मसले को इस तरह समझा जाए। ये तो बात हमने कर ली साम सिचुएशन से मुतालिक। नाजरीन अभी हमें बात कराची की करनी है प्रोग्राम में, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज बात हम कराची वालों के लिए करेंगे। कराची वालों के जब मसाइल की बात करते हैं तो पानी एक बड़ा मसला है, बल्कि कहना ये चाहिए कि पानी तो नायाब है। कई इलाकों में खबरें ये आती हैं कि महीनों पानी नहीं आता। टैंकर माफिया ऑब्वियसली उसका राज हमें नजर आ रहा होता है वहाँ पे, और लोग ऑलरेडी जो बहुत सारे बिल्स नहीं बर्दाश्त कर रहे होते, वहीं पर पानी का बिल भी आ रहा है। पानी का बिल आता है, पानी नहीं आता लेकिन पानी का बिल आता है, बिल्कुल। और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने पानी और सीवरेज की सहूलियात की फराहमी की कीमतों में 23% इजाफा किया है। मेयर कराची के मुताबिक पानी और सीवरेज के नरखों में इजाफा कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के माली हालात और सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए नागुज़ीर है। सवाल ये पैदा होता है कि जो निज़ाम 40 साल पुराना हो, बोसीदा हो, क्या वो इजाफी नर्ख के साथ बेहतर हो सकता है? क्या कराची वालों को पानी मिलेगा? ये कराची वालों का एक सवाल है। क्या टैंकर माफिया का किस्सा खत्म होगा? ये एक शायद ख्वाब है। आज हम इस पर बात करेंगे। कराची वाटर बोर्ड के CEO सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़रा बहुत ग्रेव ये इशू है और ज़रा आप लोग इस पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी जब हमने इस गर्मी के मौसम में देखा तो बहुत से इलाकों से शिकायत आई, वो चाहे फिर नाज़माबाद का इलाका, नॉर्थ कराची हो और दीगर इलाके हैं, जहाँ से शिकायत की आई कि पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। और ऐसे में ज़ाहिर है लोग परेशान होते हैं, और जिस पर आपकी मैंने स्टेटमेंट भी देखी थी, आपने कहा कि जब तक ओवरऑल वाटर सप्लाई को बेहतर नहीं किया जाएगा इस मसले को हल किया नहीं जा सकता। व्हाट हैव यू डन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। देखिए कराची के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का तो इशू है ही, लेकिन जैसे आपने भी निशानदेही की कि इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ जो पावर सप्लाई है वो इसको और एग्रेवेट कर देती है, क्योंकि अगर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं मिलेगी तो कराची में पानी की सप्लाई जो धाबी जी से हो रही है और बाकी पंपिंग स्टेशन से होती है वो भी मुतासिर होती है। हमें ये थोड़ा सा अभी जानना चाहिए कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 50s में 60s में, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि टेक्नोलॉजी 1954 में बनी थी, उसके बाद उससे जो PRCC की पाइपलाइन है जिनको रिपेयर करने में भी 2-2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो प्री स्ट्रेस रीइंफोर्स कंक्रीट से बनी हुई हैं। तो अब अगर मिसाल के तौर पे अगर ये कोई प्रेशर पाइपलाइन इस तरह टूटती है तो उसको ठीक करने में भी इतना वक्त लगता है। जहाँ तक बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन की, देखिए हुकूमत सिंध और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की मदद से एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई है जो कि कराची के अंदर 1.6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर वहाँ पे काम किए जा रहे हैं। इससे ये कोई 10 साला प्रोग्राम है और आहिस्ता आहिस्ता फेजिंग करके वो मेन ट्रंक्स जो कि लीक कर रही थी उनको रिपेयर किया जा रहा है या रिप्लेस किया जा रहा है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिलेपिटेटेड कंडीशन में आ चुका है, या आप देखिए डबलिंग अप ऑफ द पॉपुलेशन की वजह से हमारे ट्रंक सूअर्स जो हैं वो भरे रहते हैं,
उनको रिप्लेस किया जा रहा है। जिसकी एक मिसाल अभी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हमारी डाक खाना से लेकर 3 हट्टी तक अभी एक मेन ट्रंक से डाला जा रहा है, और उसके अलावा बेतहाशा और भी ठीक है बहुत सारे इकदाम आप बता रहे बोलिए जा रहे हैं कि किसी तरह से अपग्रेड किया जा सके ओवरऑल सिस्टम को। अब ऐसे में ये भी ज़रूर बताएं कि पानी की कमी जिस तरह से ऑलरेडी हम जिक्र भी कर रहे थे, इकदाम भी आप लोग उठा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम पानी जिसके घर में नहीं आ रहा लेकिन पानी के बिल में इजाफा करके उसको बिल भेजा जा रहा है, तो इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं और अब क्या करना चाहिए इस हवाले से? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल किया। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो रिकवरी रेट है इन टर्म्स ऑफ द बिलिंग वो 35% है। तो अगर हम ये कहते हैं कि 35% लोग जो बिल दे रहे हैं और बाकी जो 65% जो बिल नहीं दे रहे हैं और जिनके पास शायद पानी आ भी रहा है, देखिए हमने तो इसमें पूरी एक असेसमेंट की है जिससे हमें ये पता चला कि हमारी जो बिल एफिशिएंसी है वो बढ़ सकती है अगर हम आउटसोर्सिंग और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ KWNSC ने प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन करके इसको आउटसोर्स करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी जिस तरह आपने बात की कि सिर्फ हमारा जोर टैरिफ इन्हांसमेंट पे नहीं है बल्कि बिलिंग एफिशिएंसी पे और रिकवरी पे भी है। और वो जो कि जैसे ही कराची वाटर बोर्ड से कॉरपोरेशन बना तो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड के बाद ये फैसला किया गया कि हम कोलैबोरेशन करेंगे और उन कोलैबोरेशंस में ये कोशिश करेंगे कि एफिशिएंसी डाली जाए। यही वजह है कि जैसे अभी आपने टैंकर माफिया का जिक्र किया, तो इस वक्त कराची में कोई 5500 टैंकर्स चलते हैं, जिसमें से एक भी टैंकर हमसे इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन इस नई मैनेजमेंट आपने रजिस्टर्ड किए थे, मेयर कराची के जी रजिस्टर किए हैं। उनके इकदाम पे रजिस्टर करने के बाद इस वक्त एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रेट मैनेजमेंट सेंटर बना हुआ है जो कि उनको ट्रैक करता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस तरह। और ये दुरुस्त बात है, लेकिन मैं थोड़े स्टैट्स आपसे बस कंफर्म कर लूँगा तो इसको हम डिस्कशन को आगे लेके चल सकें। बिल्कुल क्विकली मुझे बता दें इस वक्त डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी, यानी गैप हमारे सामने आ जाए, और इस वक्त कितने फीसद कराची को आप लोग पानी सप्लाई कर रहे हैं और कितने फीसद को टैंकर के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है? देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो इश्यूज़ हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर्स भी कहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि हम ये बात ना कहें, क्योंकि जब पानी कम होता है तो जो अपस्ट्रीम पे बैठे हुए लोग हैं वो क्योंकि एक नॉर्मल यहाँ पे जो एक तरीक़ाकार बन गया है कि आपने एक डोंकी पंप्स लगाए हुए हैं और उसके बाद हम उसकी वाल्व मैनेजमेंट भी करते हैं, उसके बावजूद भी तकरीबन 20 से 25% लोग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे हैं जिनके पास पानी डायरेक्ट नलों में नहीं पहुंच पाता, या पहुंचता है तो बड़े लंबे साइकिल यानी पूरे कराची में ओवरऑल आप कह रहे हैं कि 20 से 25% जो शहरी हैं उनको टैंकर के थ्रू पानी जा रहा है? जी बिल्कुल। उसमें जो तरीकाकार है वो ये है कि टैंकर्स के थ्रू इस तरह जाता है कि पानी रूटीन में पहुंच जाता है, लेकिन क्योंकि साइकिल लंबा होता है हमारा, तकरीबन 7 दिन से लेकर 10 दिन का साइकिल सप्लाई में भी चला जाता है, तो हम कोशिश ये करते हैं, लेकिन टोटल 20 MGD पानी टैंकर से होता है जो कि लेकिन क्या मैं इसको ये समझूं सलाउद्दीन साहब के कराची में 75% शहरियों को कराची वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन की तरफ से पानी मिल रहा है, नो टैंकर नो इशू, 75% कराची को पानी मिल रहा है? जी इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम आपके सामने ये स्टैट्स इस तरह भी दे सकते हैं कि वो जो साइकिल हम यहाँ देते हैं उनके पास बाकायदा हमारा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क के थ्रू हम पानी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा सलाउद्दीन साहब, अभी जिस तरह से हम इजाफी बिलों की बात कर रहे थे, कीमतें बढ़ने की बात करें, और आप बता रहे हैं कि इक़दामात लिए जा रहे हैं, कोलैबोरेशंस की जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने सामने ज़रूर रखी हैं। इतने सालों से एक चीज़ जो ठीक नहीं हुई, अभी किस तरह से हम इसके ऊपर यकीन दहानी कर लें कि हाँ अब जो है वो कीमतें बढ़ गई हैं तो अब ठीक हो जाएगी, और कीमतें बढ़े बगैर जो है वो ये निज़ाम जो है जो इतने सालों पुराना है, दहाइयाँ इसको गुजर गई हैं कि निज़ाम ठीक नहीं हुआ, वो निज़ाम कीमतें बढ़ के लोगों से पैसे लेकर ही वो ठीक होगा। और तासुर ये जा रहा है ना कि अगर 75% शहरियों को पानी मिल रहा है तो उसमें सिर्फ 35% बिल अदा कर रहे हैं और वही ज्यादा बिल देंगे। एग्जैक्टली रिकवरी पे काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा। जी देखिए, मैंने अभी आपसे ये बात की कि रिकवरी के लिए जैसे हमारे 3 बेसिक फंक्शंस हैं कॉरपोरेशन के। प्रोडक्शन ऑफ वाटर, जब प्रोडक्शन ऑफ वाटर जो है 2006 से हमने कोई 1 लीटर पानी भी ऐड नहीं कर सके, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो जिस लेवल पे भी उसको एड्रेस किया जाना था, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वट एवर वाटर इज़ अवेलेबल उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
तो ये भी जान के आपको थोड़ी सी खुशी होगी। देखें कराची के अंदर जैसे मैंने बताया कि अब हम राइट डायरेक्शंस में चलना शुरू हो गए हैं। कराची के अंदर कोई मीटरिंग सिस्टम नहीं था जो कि नेटवर्क पे लगा होता, जिससे हमें अंदाज़ा होता कि मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कितना पानी आ रहा है, ईस्ट में कितना पानी आ रहा है। ठीक है। तो इस वक्त हमने कोई तकरीबन 231 मीटर्स लगाने के उसके मराहिल में हैं, और जब वो लग जाएंगे तो आप देख सकेंगे, और मैं बाकायदा कह सकूंगा आपके पास डेटा सारा आ जाएगा, ट्रैक एंड ट्रेस हो पाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जो माजी में कुछ रिपोर्ट्स होती थी कि कुछ जगहों पर पानी रोक दिया जाता था, फिर देखा ही जाता था कि कहीं पर कोई बोरी फंसाई हुई है, कहीं पर पत्थर फंसाए हुए हैं, कहीं पर किसी को और तरीके से चोक किया बस लाइन को, ताकि उस स्पेसिफिक इलाके में पानी ना पहुंच सके। क्या आज भी ऐसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें जो सबसे अहम बात जो आपने कही कि हमारे जो वेल ऑपरेटर्स हैं वो इन्फ्लुएंस ना हो या किसी ऐसे लोगों के साथ ना बैठ के काम कर रहे हों जिनसे ये इस तरह की कोई इंतशार या कोई चीज़ फैल सके। देखिए, इस पे हम काम कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हम इस पे 100% काबू पा गए हैं, लेकिन इसके ऊपर सबसे पहला काम ही हमने ये किया कि इनकी ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स माप किए, जो काम कर रहा है उनको पता चला, फिर जहाँ जिन जगहों पे सप्लाई हो रहा है उनको माप किया, और इंशाल्लाह ताला हम इसको जैसे ये मीटरिंग का निज़ाम आ जाता है तो साथ साथ हम ये भी देख सकेंगे कि कौन सा वॉलमैन कहाँ दे रहा है और कौन सा एरिया ड्राई पॉकेट में चला जाता है। आज भी हमें अंदाज़ा है, लेकिन उसमें उसको इतना स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से रिकवर किया जाएगा कि जिसको हम DMAs कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मीटर एरियाज कहते हैं। कब तक? और वो डिस्ट्रिक्ट मीटर एरियाज के 3 पायलट प्रोजेक्ट्स, ये मीटर्स तो हमारे इंशाल्लाह 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे लगना। ये इंशाल्लाह ताला अगले ही महीने हमारे मीटर्स की इंस्टॉलमेंट शुरू हो रही है। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट मीटर एरियाज विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हमारा 3 मेन डिस्ट्रिक्ट COD के इलाके जो गुलशन इकबाल के इलाके हैं वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर हम आगे स्केल अप करते हैं। सही हो गया। चलें, आपने टाइमलाइन बता दिया आई विश के जो इकदामात लिए जा रहे हैं वो इकदामात उसका रिजल्ट भी सामने है, ताकि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, लोग कह रहे हैं पैसे देंगे भी तो क्या होगा, उसको खत्म किया जाए। ये गैप खत्म होना बहुत जरूरी है। सलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज का मौजू है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जज्बाती जहानत। इस पर हम बात करेंगे। आप में कॉल भी कर सकते हैं अगर आप इससे मुतालिक कुछ राय शेयर करना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं। हमारे करियर में कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, या इवन हमारी पर्सनल लाइफ में, घर में खुशगवार माहौल के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बच्चों की तरबियत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, कि हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो, ताकि हम इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो क्या उस वक्त सोच रहे हैं, किस तरह से आप उनको डील कर सकते हैं, आप सिचुएशन को किस तरह से टैकल कर सकते हैं, किस तरह से आप केटर कर सकते हैं, आपको पता हो। बिकॉज अगर आपको नहीं पता होगा तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, नहीं पता दूसरा क्या सोच रहा है, वो क्या कर देगा, सो आप जज्बात में आके बहुत सारे फैसले, गलत डिसीजन कर लेते हैं, रिएक्शन आपका बहुत गलत हो जाता है बाज़ औक़ात। तो ये किस तरह से होता है, और जाहिर सी बात है आज हम थोड़ा सा इस टर्म को इलैबोरेट भी करते हैं और मजीद हम जो है ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। जी, उमैर जलियांवाला लाइफ कोच साथ मौजूद हैं। उमैर भी बहुत शुक्रिया। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? अपने जज्बात को, जैसे आपने इशारा किया, अपने जज्बात को जानना। अगर आप नहीं जानते तो आप एक्ट आउट कर रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा आप क्यों एक्ट आउट कर रहे हैं, आप किसी और पे तपे हुए हैं, कहीं और निकाल रहे हैं तो या कुछ बहुत अच्छा चल रहा है आपके अंदर जो आप रजिस्टर ही नहीं कर रहे, जो आपके अंदर भी तो आपसे कुछ करवाना चाहता है। ऑफिस का गुस्सा घर, घर का गुस्सा ऑफिस, और इसी तरह से हम देख रहे होते हैं कि पार्टनर का गुस्सा बच्चों पर, बच्चों का गुस्सा पार्टनर पे, बेइज्जती हुई है, वो लगी हुई है, कहीं किसी को, सॉरी क्या कह रहे हैं, को होस्ट का गुस्सा प्रोड्यूसर। अच्छा, किसी को बचपन से चल रहा है, सिबलिंग का है जो कि को होस्ट पे भी चल रहा है, कॉलीग पे भी चल रहा है। सो बड़ा अहम है इमोशनल इंटेलिजेंस। और आप जानते हैं इंसानी एडवेंचर सिर्फ रीजन नहीं है, रीजन और इमोशन। और इमोशनल इंटेलिजेंस ये नहीं है कि इमोशंस जीत जाएं, आप अपनी अकल मार दें, बल्कि इसको मिला के अकल। सो ये जो जहानत है, ये रिफाइंड है, मजीद लीडरशिप बिहेवियर्स की अक्कासी करती है। ज़ाती तौर पे आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल है, आप जॉय एक्सपीरियंस नहीं करते, जज्बात जो आप जानते नहीं है वो आप फील ही नहीं करते। ट्रू। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने जज्बात, ना सिर्फ अपने जज्बात बल्कि जनरली जज्बात को जानना। मिसाल के तौर पे हम जनरली जज्बात मूवीज़ से जानते हैं।
अच्छा वो हमने जैसे देखे, लव जैसा देखा बॉलीवुड में वैसा समझ आ गया और वो डेंजरस भी हो सकता है। तो अच्छी डेफिनेशंस जानना, फिर अपने अंदर वो होते हुए देखना, यानी चेक इन करना। दुनिया बड़ी बिजी है, फ़ोन पे लगे हुए लोगों के साथ हैं, काम पे, अपने लिए वक्त नहीं है। जब अपने लिए वक्त होता है, जिस तरह मुसल्ले पे मिलता है, तो नमाज में सारे ख्यालात आ रहे होते हैं। ये वो ख्यालात हैं जिन्हें नमाज के अलावा वक्त देने की ज़रूरत होती है। अगर मैं अपने जज्बात जानना शुरू हो गया, समझना शुरू हो गया, तो मैं आपको भी देख के कह सकता हूँ आप परेशान लग रहे हैं। मैं आपसे डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आया अगर मैं काम पे हूँ। मैं पेरेंट हूँ तो मैं चीखो पुकार पे नहीं आया, मैं कह रहा हूँ क्या चल रहा है, बिकॉज मैं आपका एक्सप्रेशन भी रीड कर रहा हूँ। अब मैं जिस अंदाज में आपसे बात करूंगा उसमें सिर्फ रीज़न नहीं है ये कर लो, फला कर लो, ये ऐसे का है। हाँ। उसमें साथ इमोशन भी है। नेचुरल नहीं है कि कुछ हम कहते हैं कि अच्छा कुछ लोगों के अंदर नेचुरली ये टैलेंट है, ये सलाहियत मौजूद है कि वो एनालाइज कर लेते हैं कि किसने ये चीज क्यों की, या किसी के फेस एक्सप्रेशन से। अब ये सलाहियत हर किसी में नहीं होती, कैसे डेवलप की या माहौल से आई होती है, पता नहीं, आई डोंट नो। हो सकता है कि माहौल, वो जो सिचुएशन है उसकी वजह से आपके अंदर ये चीज डेवलप हो जाए। आप देखें ना, आपके इर्द गिर्द जो सैंपल्स मिलते हैं ना, उनका बिहेवियर आप अडॉप्ट करते हैं इन मोस्ट केसेस। सो जिन फैमिलीज में बच्चों की सुनी जाती है, वो बच्चे आपको बड़े मुख्तलिफ नजर आएंगे, सुनने वाले बनते हैं। अच्छा। जिनका अब्बा बच्चे की बात नहीं सुनता, उस बच्चे का बिहेवियर देखें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, यू विल सी अ बुली। सो ये डायरेक्ट लिंक रखता है कि मैं जब बात करता था, अगर मेरे अब्बा धीमे मिजाज के हैं तो उनका धीमापन मेरे अंदर जाएगा इन मोस्ट केसेस। होता भी है, ऑपोजिट भी हो जाता है, कभी कभी आप जो देखते हैं आप उसका बिल्कुल उलट बन जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई रेफरेंस होता है, इसको सिर्फ आप नेचुरल क्लासीफाई नहीं कर सकती। और इसीलिए पेरेंटिंग में, और ख़ास तौर पे जिस तरह के चैलेंजेस पेरेंटिंग में आते हैं, वो रैशनल नहीं होते, वो इमोशनल होते हैं। बच्चे का तो रीज़न अभी डेवलप हो रहा होता है, 22 साल तक तो दिमाग बनना है, तब तक जो होना है, सबसे पहले बच्चे के फेजेस जिसमें वो चाहता है कि मैं सेफ फील करूं, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, वो हमेशा मुझे बैक करेंगे, मुझे समझेंगे। इस टाइम में माँ बाप का इमोशनली इंटेलिजेंट ना होना, ये बच्चा शरारती है, ये सोता नहीं है, ये तंग करता है, ये कहीं पे जाओ तो किसी से मिलता नहीं है, ये सारी लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है। आप रीजन को तलाश करने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बिहेवियर को डिसमिस कर रहे हैं। आप ये नहीं जान रहे कि बिहेवियर के पीछे जज्बाती कार्रवाई क्या है। मेरा बच्चा क्या महसूस करता है जिस वजह से वो स्कूल में बोल नहीं पा रहा, जिस वजह से वो अपनी बात नहीं सुना पा रहा। सो बिग कनेक्शन। और अगर पेरेंट्स इमोशनली इंटेलिजेंट हों तो बच्चों को वो फॉस्टरिंग मिलती है, वो कल्चर मिलता है जिसमें वो खुल के बात कर सकते हैं। वो जो महसूस कर रहे हैं माँ बाप देख सकते हैं या उस पर गुफ्तगू करते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि वो भी फिर माँ बाप को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जो कि एक चैलेंज होता है पेरेंट्स का कि हमारे बच्चे हमें समझते नहीं। इसकी इब्तिदा यहाँ से कि आपने तो वो जो गैप है उसको फिल इसी तरह से किया जाता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, इम्पोर्टेंट है। और इसके 4 बड़े हिस्से हैं, अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। एक है कि मैं अपने जज्बात जानूं, ठीक है, और उनको मैनेज करूं। तो सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट बड़ा अहम चीज़ है। मेरे अंदर क्या चल रहा है और मैंने अपने आप को मैनेज करना है। मैं इस वक्त टीवी शो पे हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, क्या इस तरह हम मुख्तलिफ सेटिंग्स में जाते हैं। कहीं हमने हाई एनर्जी दिखानी होती है, कहीं हमने अडेप्ट करना है, सामने वाले गमगीन है, परेशान, कैसे हैं आप, मैंने सो ये सेल्फ मैनेजमेंट है, अपने मूड्स को मैनेज करना। इसमें सांस, आपका जिस्म बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है। फिर इसी को फ्लिप कर दें, अब दूसरों के जज्बात जानना और दूसरों के जज्बात मैनेज करना। तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने जानो, अपने मैनेज करो, दूसरे के जानो, दूसरे के मैनेज करो। मतलब दूसरे के भी जज्बात हम मैनेज करें। आपको नजर आ रहा है ना, देखिए आप जो फील कर रही है ना, वो आप दिखा रही है ना। देखिए अगर आपने इफेक्टिवनेस चाहिए ना, तो आप हमेशा ये कहते हैं ना, यार उस अंदाज में बात करो कि सामने वाले को समझ। इसका मतलब सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं होता, इसका मतलब इमोशनल रेजोनेंस भी होता है कि सामने वाला इस वक्त मिसाल के तौर पे हादसा हुआ है, तुमने गाड़ी मार दी, वो बंदा ऑलरेडी सहमा हुआ है, एक्सीडेंट, आप उसको मजीद शट डाउन कर रहे हैं। अब आप उसके अंदर से या तो लड़ाई निकलवाएंगे या वो वहां से भागेगा, और कुछ नहीं कर सकता। अकाउंटेबिलिटी से आप लेकिन जो इमोशनली इंटर हो कहेगा, हाय तुमसे गाड़ी लगी हो, तुम ठीक हो, तुम्हें पता है, जब आप इस अंदाज में उसी बंदे को अप्रोच करेंगे, वो बंदा आपकी तरफ ओपन अप करेगा। आप जानती हैं ये पावर, जब आपका बच्चा आपकी तरफ ओपन अप करे, जब आपका बॉस, आपका सबऑर्डिनेट, we are here for connection, we make great work happen only when we are connected. Emotional resonance हो तो लीडर्स के लिए लोग जाने दे जाते हैं। ये ताकत है ना, रीजन पे नहीं देते, इमोशन पे देते हैं, कनेक्शन। तो इसीलिए आपकी जो बात थी ना कि हायर लेवल ये, अब ये जो लगता है ना कि बहुत सारे काम है करने के लिए, मजेदार बात ये, जैसे आप ड्राइविंग करते हुए 10 काम एक साथ कर रही है ना,
गुफ्तगू में भी आप ऐसी हो जाएंगी। तो एक चीज़ पकड़ें, जिस तरह ब्रीदिंग, अपनी ब्रीदिंग को डीप बनाएं, आपका स्टेट काम होना शुरू हो जाएगा। जब आप ये कर लेंगे ना थोड़े दिन तक, तो ये ऑटोमेटिकली आप डीप ब्रीदिंग वाली बन जाएंगी। अपनी एम्पैथी पे काम करें, बात बंद कर दें, सिर्फ सुने और जाने। अच्छा तुमने क्या महसूस किया, तुम्हारे दिमाग में क्या आया, जब आप जानेंगे उस वक्त इम्पोर्टेंट है, तो यू विल सी कि वो आपके अंदर इनबिल्ट होता जाएगा। हम बड़े पावरफुल बनाए गए, हमारी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है, हम नहीं कर रहे, खुद से हो रही हैं। इसी तरीके से ये चीज़ें भी जब हम सीख लेते हैं तो खुद ब खुद, इसी को स्किल बिल्डिंग कहते हैं या महारत कहते हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, और इस पर काम करना ज़रा बहुत मुश्किल तो पर नहीं है, राइट? कितना वक्त लग जाएगा एक ऐसे शख्स पे कि जो उसको लगता है कि अच्छा मैं इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हूँ लेकिन मुझे होना तो है अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, वो क्या क्या करे? इसका जवाब मैं आपको ऐसे दूंगा कि देखें, सारी मशीनरी चेंज होती है, ओके, इंसानी मशीनरी नहीं चेंज होनी। और ये वही मशीनरी है जिसपे आपके पास बाबरकत किताबें भी हैं, वो इसी तरफ इशारा करती है। इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज है, ये पावर में आएगा तो ये फिरौन बन जाएगा, इसके पास ये आएगा तो ये हो जाएगा। ये जो दूसरी साइड है, ये इंसान का हमेशा मैनेज करने वाला है। तो जवाब ये है कि EI ज़िंदगी भर का साथ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज करके उसके मास्टर बन जाएंगे। यानी कुछ लोग हैं उन्हें अभी कुछ खाना है तो वो फ़ौरन जाके खाएंगे, कुछ लोग हैं वो कहेंगे कोई बात नहीं मैं बाद में खाऊंगा। वो यानी अपनी ग्रेटिफिकेशन को मैनेज कर लेते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी मिसाल है। मैं अभी नहीं करूंगा, मैं सही टाइम पे करूंगा, इधर नहीं ज़ाया करूंगा, अच्छी जगह पे बेहतर अंदाज में करूंगा। सो व्हेन यू बिकम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपकी हैबिट्स, पैटर्न्स और पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है। कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बनाया? सॉरी, मैं उस बात को ख़त्म कर लूँ और इसका भी जवाब इसी में कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अपने साथ वक्त, ओके, जो हो रहा है उसको लिखें। जो थॉट्स आ रही हैं बार बार, उन्हें जाने ना दें। आपके दिमाग में आ रही है ना और किसी के दिमाग में नहीं आ रही। 8 अरब लोगों में एक आपके दिमाग में बार बार कहाँ से खुल रही है? हो सकता है वो आमद हो सकता है वो शैतानी ख्याल हो। वक्त गुजारेंगे समझ आएगा वो कौन सी खिड़की खुल रही है। सेल्फ अवेयरनेस पे जर्नलिंग कैन हेल्प, सेल्फ अवेयरनेस में अच्छे लोगों से बातचीत कैन हेल्प। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए हर जगह पे आपको एडवाइस मिलेगी, सांस और जिस्म, ये ईजीएस्ट हैक है। मैं जो भी फील कर रहा हूँ वो रुक गया, जो भी चल रहा था वो रुक गया। सो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए ब्रीदिंग, पोस्चर्स, बच्चों को अगर आपने कराना है तो बच्चों से बातचीत, उनकी जर्नलिंग। इसी तरीके से बच्चों को मूड मैनेजमेंट सिखानी है अगर आपने, तो उनकी हर विम पे गिव इन ना कर देना, उनको ये डेवलप कराना कि कैसे वो मैनेज कर सकते हैं, फिर उनसे प्रोसेस कराना। अच्छा तुम क्या महसूस कर रहे हो, बजाय इसके कि उसने मुझे मारा, ये अच्छा उसने तुम्हें मारा, वो तो है ही है। नो, अच्छा उसने तुम्हें मारा तो तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? गो डीपर इनटू दिस। ये हार्ड टेरेन है लेकिन दिस इज वेरी हार्ड। यस, मैनेजमेंट में बच्चों को सिखाते हैं डीप ब्रीदिंग, अच्छे स्कूल में बहुत ज़्यादा उनको पोस्चर कंट्रोल सिखाए जाते हैं। यानी बच्चे ऐसे बैठे हुए, सड़े हुए बैठे हुए, फ़ौरन उनको चेंज करा दें। The moment they change their bodies, इसका दूसरा तरीका है एक्सरसाइज कराएं, गेम्स में लेके जाएं, मैदान में लेके जाएं, माहौल बदलेंगे बच्चे का मूड बदल जाता है। Yes, that's true. बिल्कुल। And the other two are also, you are actually demonstrating empathy by talking to the kid and not giving your opinion. ये आप उसके अंदर खुद ब खुद एम्पैथी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। So I think ये कुछ तरीके, ये इस ट्रेनिंग से फ़र्क आ जाएगा। बिकॉज वो जो बात हमने की ना कि फ़ौरन बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना, जैसे डिस्ट्रैक्ट ही है ना, बच्चा अगर डाउन है, कुछ और फील कर रहा है, आपने किसी टॉय की तरफ लेके, किसी गेम की तरफ लेके कोई और बात कर दी, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं, वो ट्रेनिंग है। या इनफैक्ट ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, आप ये समझे डिसकनेक्ट टू कनेक्ट। आज के दौर में तो ये मुद्दा बन गया है और यही मैं इसी बात पे रैप अप भी करना चाहूँगा कि देखिए अल्लाह को ये चैलेंज, अल्लाह ने हमें डिज़ाइन किया, अगर हम ईमान वाले, हम ये मानते हैं, तो इस चैलेंज का उसने रिजॉल्व हमारे तमाम रिचुअल्स में डाला हुआ है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं भी जानते, अगर आप उसके रिचुअल्स कर रहे हैं तो आप काम फील करेंगे। उसके वुज़ू से लेके नमाज आप देखें, उसमें बॉडी, ब्रेथ, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड, डिस्कनेक्ट, यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, यू आर स्टैंडिंग ऑन द मैट। आप इस बात की दलील दे रहे हैं कि मैं इस दुनिया में हूँ लेकिन नहीं हूँ, तो आप फिर कंज्यूम नहीं होते इस दुनिया से। इसी तरह रोज़ा आपके अंदर बहुत एम्पैथी बढ़ाता है, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ाता है। सो आप देखें अगर ये सारे रिचुअल्स देखते जाएं, और इसके अलावा तमाम दीन रिलीजन या उसके अलावा जो अल्टरनेटिव है लाइक मेडिटेशन, योगा, ये सारे के सारों का काम ये है
कि आप जिसमें फंसे हुए आपको जल्दी लगी हुई है ना, इतनी जल्दी नहीं है। ठहर जाए, ठहराव जो है वो, लेकिन हमें इस वक्त जल्दी है ना, हमें इस वक्त जल्दी है। हमें बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे और वो जल्दी इस शो को क्लोज करने की है, चूंकि वक्त खत्म हो गया। दोबारा मुलाकात मंडे को करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए और जो मैं ने सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं, ट्रेनिंग बताई है, वो कीजिए, उसको पार्ट बनाइए जिंदगी का, जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।